बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, गर्मियों की जब बात करते हैं ना तो सबसे पहले इंसान के जहन में आता है कि गर्मियों में इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कैसे रखे। अब आप कहेंगे कि साफ़ सुथरा क्या मुश्किल है, गर्मियों में बंदा नहा लेता है, साफ़ हो जाता है। आप नहा के साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन उसके जब 15-20 मिनट के बाद कहीं बाहर गर्मी में किचन में जाएं या बाहर कहीं धूप में निकलें तो पसीना आता है, और जो उस पसीने की स्मेल होती है वो इंसान को खुद भी तंग करती है और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उसको भी डिस्टर्ब करती है। अब आप कह रहे होंगे कि सुबह सुबह ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले ही मैं अपने बेटे को, हमज़ा को, बच्चे बल्कि सारी बैठे हुए थे तो उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। हम जब नहाएंगे तो हमने अगर कोई जैसे कि शर्ट है कल पहनी तो फिर उसको अगले दिन नहीं पहनना, स्पेशली अगर उसमें से ऑलरेडी पसीने की स्मेल आ रही थी, क्योंकि आपका जिस्म साफ़ हो, आपने डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन आप उसके ऊपर कपड़े वो पहनने जिसमें पहले की पसीने की बू है, तो आपका जिस्म जितना भी साफ़ हो आप फिर गंदे हो जाते हैं और आपसे बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो कहने को आप अभी अभी नहाए थे या आज भी नहाए थे, लेकिन आप साफ़ नहीं होते। पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड वैसे तो बहुत से वाक़े हैं। मुझे याद है कि मैं स्कूल में होती, जब मैं ग्रामर स्कूल से कनेट कॉलेज को ज्वाइन किया तो हम लोग गर्ल्स अक्सर साथ बैठती थी, गप्पे लगाती थी, लेकिन जब हम क्लासरूम और धूप में बैठते थे और धूप सेकते भी थे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, गर्मियों में भी आपको पता है कौन से एसी वगैरह लगे होते थे, पंखों के नीचे ही बैठे होते थे कैंटीन पे, पसीने शसीने भी आते थे, बंदा बाल बंद कर लेता था, कपड़े कॉटन के होते थे, गुजारा निकल जाता था। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर जाते थे और जब लेक्चर हॉल के अंदर दरवाज़ा बंद होता था और जब 2-4 या 5-6 ख़वातीन या जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पसीने की स्मेल आ रही होती थी, तो सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी होते थे और बहुत सी लड़कियाँ तो क्लासरूम से भी चली जाती थी। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि हमारी एक अंग्रेज़ी पढ़ाने की, इंग्लिश लिटरेचर की टीचर थी, वो आई क्लास के अंदर तो सबको सलाम किया, वॉटेवर, 2 मिनट के लिए खड़ी रही और उन्होंने कहा कि किसने डिओड्रेंट नहीं पहना हुआ। अब ज़ाहिर ही जिसने डिओड्रेंट नहीं पहना था उसने कोई हाथ तो नहीं उठाना था ना, तो सब के सब अब चुप करके बिल्कुल बैठे हुए और अपने पैरों को देख रहे हैं। तो वो जाके दरवाजे में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा अगर आप लोग कम अज़ कम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते तो मेरी क्लास को ना अटेंड करें, मेहरबानी से नहा के आया करें, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, बॉडी स्प्रेज़ का नहीं, और मैं आज की क्लास नहीं लूँगी, कल की क्लास में मैं हर बच्चे को स्मेल करूँगी, जिससे बदबू आएगी मैं उसे क्लासरूम से निकाल दूँगी। अब ये भी बुरी बात है, किसी को शर्मिंदा करना, एम्बेरस करना और फिर आगे से उनको पब्लिकली इस तरह ह्यूमिलिएट करना। लेकिन व्यूअर्स, मैं भी उनमें से एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मेरी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग नहा भी लेते हैं, कपड़े भी साफ़ पहन लेते हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते जो पसीने की स्मेल को रोकती है। पसीने की स्मेल को डिओड्रेंट ही रोकता है। अब डिओड्रेंट का मतलब डिओड्रेंट है बॉडी स्प्रे, परफ्यूम या मिस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जाके खुशबू वाली बॉडी स्प्रे ले आते हैं और उसको जिस्म पे स्प्रे कर लेते हैं या कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं और कहते हैं मैंने तो परफ्यूम लगाया हुआ है या मैंने डिओड्रेंट लगाया है। डिओड्रेंट आर्म पिट्स के अंदर यानी कि बगलों के अंदर रोल ऑन के फॉर्म में या इवन स्प्रे फॉर्म में लगाया जाता है, लेकिन उसका डिओड्रेंट या एंटी प्रेस्पिरेंट होना ज़रूरी है। एंटी प्रेस्पिरेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिओड्रेंट। तो प्लीज़ डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, और जो डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते कोई इशू नहीं है, फिटकरी या फटकरी जिसको हम अंग्रेज़ी में एलम कहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आज शो के दौरान हम कुछ देसी टोटके भी जानेंगे जिनके थ्रू अगर आप डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ही ट्रिप में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी।
लास्ट टाइम जब मैं कनाडा जा रही थी, मैं साल में या हर 2 साल में एक दफ़ा कनाडा का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, अपने पुराने क्लास पहले उसको मिलाती हूँ और थोड़ा सा एक आउटिंग ट्रिप भी हो जाती है। जहाज़ पे चढ़ी, अंदर एंटर हुई, बैठ गई। मेरे साथ एक खातून आके बैठ गई, बहुत ही स्वीट सी, नाइस सी, ज़रा उम्र में बड़ी मेरे से, आई थिंक कोई 15-20 साल बड़ी होंगी, स्वीट सी खातून थी, बड़ी सी। खैर वो साथ बैठी। अब आपको पता है कि अगर 14-16 घंटे का सफ़र है तो एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, आप एक दफ़ा 2 दफ़ा उठेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, मैं बैठी भी खिड़की, जहाँ पे खिड़की बनी होती है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं विंडो सीट, उसमें वो सेंटर वाली सीट में थी और साथ में आयल सीट पे कोई और बैठा था। अच्छा, मैं बैठी हूँ, जहाज़ बंद हुआ, हम टेक ऑफ हुए। अच्छा, मुझे बार बार अपने आप को मैं सूंघूँ कि यार कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या मसला है, क्या मसला है? मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो बैठी हुई हैं खातून, उनसे पसीने की स्मेल आ रही है। अब मेरी आप सिचुएशन देखें, जहाज़ है, सीट आपके नाम के हिसाब से बुक हुई हुई होती है। अब मुझे बोर्डिंग कार्ड पे, और जहाज़ खचाखच भरा हुआ। मैंने आधे से ज़्यादा सफ़र वो जो गली जैसी होती है सीटों के बीच में, उसमें टहलते हुए, और जब खाना सर्व कर रहे थे तो मैं जाके वॉशरूम, बाथरूम के साथ जाके खड़ी हो गई। मुझे वो काबिल कबूल था, लेकिन वो पसीने की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो व्यूअर्स, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल अपनी ज़ात के लिए तो रखना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आपका आधा ईमान ही सफाई है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल करना है। इसी तरह बहुत से लोग दांत नहीं ब्रश करते, मुंह से स्मेल आ रही होती है, करीब आपके ऐसे आके बात करेंगे और इतनी मुंह से स्मेल आ रही होगी कि आपको वॉमिट आती है बात करते हुए। अगेन, अगर आपकी पहली दफ़ा मुलाकात है या अगले के साथ फ्रैंकनेस नहीं है, बल्कि सगे भाई बहन को भी आप किस मुंह से कह सकते हो कि जी दांत ब्रश कर लें, आपके मुंह से बू आ रही है? ऐसे तो नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमने खुद ही मॉनिटर करना है। कम अज़ कम 3 चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक, कि हम नहाए हुए हों, यानी कि बालों में से स्मेल ना आ रही हो, बालों में जुएँ ना हो, ये भी हाइजीन का हिस्सा है। मैंने जवान लड़कियां देखी हैं, बच्चियां कॉलेज गोइंग, सर में जुएँ रेंग रही होती हैं, साथ आपके आके बैठ जाते हैं, आप घबरा रहे होते हैं, अब आप क्या बोलें? मुझे याद है एक ही दफ़ा इसी शो के ऊपर एक खातून आई, वो मतलब एक ब्यूटिशियन थी और वो सिखा रही थी, वो अपने साथ एक मॉडल को लेके आई। अच्छा, मैं लाइव शो के दौरान आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मैंने ऐसे करके नीचे देखा तो उस बच्ची जिसकी मांग निकली है उसमें जुएं रेंग रही हैं। मैंने क्या बहाना उस वक्त डाला, मैं तो बवास बाख्ता हो गई, मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूँ। ब्रेक में गए, ब्रेक में उन्हें कहा, मैंने कहा मैम, इस शो पे आप और आपकी मॉडल के अलावा भी बहुत से लोग हैं, हमारी टीम भी है, बच्ची के सर में जुएं हैं, आप उसको आप चेक तो करके ले आती। अच्छा, वो खातून, मैं उस बच्ची का ऑनर लिहाज कर रही हूँ और मैं उनको अलहदा लेके गई, खातून के बच्ची के सर में जुएं, उन्होंने सेट पे आके चीखें मारनी शुरू कर दी, वो तेरे ते सिर दे विच जुआ है, तू ते ऐ तो। अब बात यह है कि अपनी हाइजीन का खुद ख्याल रखें, किसी और का अगर कोई इशू होता है तो उसको प्राइवेटली बताएं। अपनी पसीने का और मुंह की बदबू का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ बहुत लोग करते हैं, किसी के घर अगर गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं या वटेवर, तो सर में तेल लगा के चले जाते हैं। स्पेशली अगर आप किसी के घर जा रहे हैं ठहरने के लिए, तो उन दिनों में सर पे तेल लगा के, तेल वाले सर के साथ लोगों के तकियों के ऊपर सर रखना भी गलत बात है। ये सारी बातें इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें अपने घर में जो ओके होती हैं उनका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बाहर जाके। और व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, दुनिया की सबसे अजियतनाक चीज़ होती है कि आप अगर किसी जॉब की सिचुएशन में हैं और आपके साथ बैठने वाला बंदा या जिस बंदे ने आपके साथ मूव करना है उससे स्मेल आ रही हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर हम ख़ास ख्याल रख लें तो बड़ी अच्छी बात होती है। और अगर आपको, और एक और चीज़, प्याज खाया है, लहसुन खाया है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ खाई है, तो उसके बाद एक दफ़ा कुल्ली कर लें और कोई ऐसी इलायची खा ली या सौंफ थोड़ी सी खा ली ताकि मुंह से स्मेल ना आए, प्लीज़। इसी तरह बाय द वे, उसी ट्रिप पे जब मैं कनाडा जा रही थी और उस खातून से स्मेल आ रही थी, तो और बहुत मुश्किल वो ट्रिप गुजरी, वहाँ पे लैंड हुई तो किस्मत की कुछ ऐसे बात हुई कि जिस टैक्सी के अंदर मैं बैठी पहुँचने के लिए मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक, होटल तक, वो एक पाकिस्तानी ड्राइवर थे। अच्छा, मुझे नहीं एहसास हुआ कि वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो पाकिस्तानी है। वो मैं बैठी हूँ तो मैंने फ़ोन पे आई थिंक कोई वॉइस नोट एक तो भेजे, कोई बात पूत की, तो उनको समझ आ गई। अच्छा, जब मैं बैठी हूँ ना गाड़ी में, तो पीछे ना
पानी की 2 बोतलें बंद मिनरल वाटर की पड़ी हुई और 2-4 मतलब साथ में टिश्यू का डब्बा, बड़ा ही ना नीट एंड क्लीन, बड़ा अच्छा इंतज़ाम। अच्छा मैंने खैर बैठी तो जब मैंने फ़ोन बंद किया तो आके सामने भाई बैठे थे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम बहन आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। कहते जी बहन मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं सियालकोट से हूँ। अच्छा मैंने ना ज़रा सा साइड पे होके आके देखने की कोशिश की, सूटेड बूटेड नीट एंड क्लीन, टैक्सी में से खुशबुएं, एक तो होता है ना कि स्मेल आ रही है और एक होता है कोई भी, और एक होता है कि एक फ्रेश सी खुशबू आ रही है गाड़ी में से। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार कितने मज़े की बात है, एक वो खातून थी जो बैठी साथ और ये इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया। और होता ही है कि अपनी ज़ात से स्मेल आ रही होती है, बंदे को नहीं पता चलता, नाक को आदत पड़ जाती है। खैर शेफ़ आमना इलियास भी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही है, एंड बीइंग अ मदर हरसेल्फ ऑल्सो, और मैं भी एक माँ हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़ात को तो बंदा सीधा रख लेता है, बच्चे जब नहीं नहाते और गंदी हालतों में कहीं पहुँचते हैं तो बड़ा ही दिल जलता है कि यार लोग क्या सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज बड़ी वो एक टॉपिक के जैसे गर्मियाँ आ रही होती हैं या आ जाती हैं तो मैं इस पे बात 2-4 दफ़ा एटलीस्ट हर गर्मी में करती हूँ, और बड़ी दफ़ा लोग मुझे कहते हैं कोई बात है कहने वाली कि बगलों में डिओड्रेंट ज़रूर लगाएं, लेकिन मैं और किस ज़बान में कहूँ? कहे बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि वही बात है कि है ये बेसिक चीज़ सबको पता होनी चाहिए, बट नहीं होती सैडली। ये हमें बोलना, अब आप जाहिर बात है बैठ के एक आप इस तरीके से कह रही हैं, डेली बेसिस पे सुबह आप उठेंगे, लोग सुनेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं यार हमें कॉन्शियस रहना है। आपसे बदबू आ रही है, आपको नहीं एहसास हो रहा, दूसरा बंदा उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है और कितना डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि आपने ख्याल नहीं किया। सो बड़ी बेसिक लेवल की बात है ना कि दांत ब्रश करना, नहाना, नहाने के बाद डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना। देखिए मैंने आपको बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर थे, इतने नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, पीछे जो पानी की बोतलें भी थी मिनरल वाटर की, वो बोतलें भी चमक रही थी, और वो पूरी टैक्सी गाड़ी, वो पूरी गाड़ी अंदर से बड़ी साफ सुथरी थी। इंप्रेशन आया आपके ऊपर भी, बाहर से तो शाइन करती है गाड़ियां, लोगों ने अपनी ऑब्वियसली उनका काम का रोजी रोटी का मौका होता है, अंदर से भी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन। मैंने गोरों की इतनी साफ नहीं टैक्सी कैब देखी जितनी मैंने उस पाकिस्तानी आदमी की देख ली। तो बात यह है कि हम साफ सुथरे रह सकते हैं, बिल्कुल, और देखने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हम अपने लिए तो हाइजीन हमारी है, बट मैं देखूंगी आपको, आप मुझे देखेंगी तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, फ्रेश फील होता है खुद भी। वही अगर कोई दांत ब्रश नहीं हुए हुए या स्मेल आ रही है तो वो एक काम भी अब हमने करना है एक जगह, तो वो एक वैसे ही डिस्कम्फर्ट सा होने लग जाता है। अब आप शेफ हैं, अगर जो लोग किचन में काम करते हैं वो प्रॉपर डिओड्रेंट का इस्तेमाल ना करें, फिटकरी का ना इस्तेमाल करें, डेली के कपड़े ना वॉश करें, नीट एंड क्लीन ना होके आएँ, तो इतने से किचन में जहाँ पे वैसे ही इतनी गर्मी और पसीने होते हैं, बंदे का तो हाल ख़राब हो जाए। मैं इतनी दफ़ा बाहर के ममालिक में होता ना कि आपको भी मौका मिले तो आप जाके किसी रेस्टोरेंट का किचन देखते हैं, किचन के अंदर जाओ, छोटा सा किचन, बंदे पे बंदा, स्मेल नहीं आती ऐसे। सो अल्टीमेट, और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ पे हमने अपने बच्चों को गाइड करना होता है, अपने से कम उम्र के बहनों भाइयों रिलेटिव्स कज़न्स को गाइड करना होता है, वहाँ पे आपके घर में जो लोग काम भी करते हैं, देखिए डिओड्रेंट कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने घरों में लोग रखे होते हैं बच्चों को संभालने के लिए, या जो उनकी हांडी रोटियां सर्व करते हैं, मतलब कोई भी बंदा काम कर रहा है, मैं तो ये कहती हूँ कि जो घर में झाड़ू पोछा भी कर रहा है बंदा, चाहे वो वर्कर हो या घर का ही कोई फर्द हो, उससे भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और जब इतने तरीके हैं इस चीज़ को मैनेज करने के, फटकरी इतनी ज़्यादा कितनी सस्ती आ जाती है, उसको यूज़ करना अगर आपको आ जाए तो आपकी पूरी बॉडी से स्मेल भी नहीं आएगी, ना आप एम्बैरेस होंगे ना कोई और। शादियों पे गर्मियों की शादियों में बंदे पे बंदा, खाने के टाइम लोग सालन डाल रहे होते हैं और पसीनों की बूंद आ रही होती है। सो प्लीज व्यूअर्स, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो सुन रहे हैं मुझे पता है गंदी गंदी शक्लें बना रहे हैं कि पता नहीं किस तरफ बात को ले गई है, लेकिन व्यूअर्स ये बात करनी ज़रूरी है। स्टेट चैनल है, देखिए बसों में लोग सफ़र करते हैं, कभी कभी लोगों ने रिक्शे लगाए हुए होते हैं कि 3-4 लोग जो मतलब 2 घरों के 3 घरों के एक साथ निकल गए, एक बंदा अगर नीट एंड क्लीन नहीं है ना, उसकी वजह से सारे लोग तंग होते हैं और मतलब तकलीफ़ में होते हैं। तो आई एम सॉरी अगर मेरी आमना की बात किसी को बुरी लगी हो। हम क्योंकि माएँ हैं तो हमारा थोड़ा दिल चाहता है कि देखें कोई एम्बैरेस ना। और बाय द वे सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि किसी इंसान से स्मेल आ रही है, उसको कोई बता नहीं रहा कि बू आ रही है, लेकिन
हर बंदा उस बंदे की बात भी कर रहा है, उसका मजाक भी उड़ा रहा है और आपस में डिस्कस भी कर रहा है। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी को जानते हैं जिससे अगर इस तरह से स्मेल आती है, तो अगर आप जेन्युइनली कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसको प्राइवेटली जाके बताएं और उसे तरीका बताएं कि वो इस मामले से कैसे बच सकता है। यंग बच्चियों को, लड़कों को, कॉलेज गोइंग नहीं पता होता, कभी कभी इंसान 30-35 साल का भी हो जाता है, नहीं पता होता, उसको गाइड करें, उसका मजाक ना उड़ाएं और उसके पीठ पीछे उसकी गिबत ना करें। ये बहुत बुरी बात है। किसी के लिए एक्चुअली अच्छा काम करना है तो उसके फिर काम है। अच्छा, सुना है कि आज आप बड़ा ही काम का काम करने जा रही हैं। आज आपका एक बड़ा फेमस हलवा है जिसका नाम हमेशा मैं गलत ले लेती हूँ, तो आप खुद ही बता रहे हैं आज आप क्या बना रहे हैं। माखंडी हलवा बन रहा है, स्पेशली फरमाइश पे बन रहा है आज। बहुत ज्यादा जोर की। इसमें क्या इतना खास है? ये तो एक तो आप खाएंगे तो फिर बताएंगे। बिल्कुल सूजी का ही हलवा, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि कोई बिल्कुल कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीका है, तरीका सिर्फ जस्ट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है कि इसमें पानी नहीं डलता बिल्कुल भी, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स और मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। वेरी सिंपल। सूजी की खीर ऑलमोस्ट। ये आपकी मेरी हमेशा रहता है, ये हमारा रहेगा। ये हमेशा मुझे कहती है कि खीर नहीं होती और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खीर में घी नहीं पानी में नहीं पकाया और अगर हमने इसको दूध में पकाया है और उसमें चीनी और पिस्ते बादाम डले हैं और सूजी डली है तो सूजी की खीर। लेकिन उसमें घी डलेगा बहुत सारा। घी में हम लोग इसको भूनेंगे और अच्छे से, फिर तो खीर नहीं होगी ना टेक्निकली। हम तो खीर में भी पिस्ते बादाम थोड़े भून के ही डालते हैं, लेकिन चले आप अपनी रेसिपी बता दें, मैं इसको अपने अंदाज में बना लूँ। डन जी। माखंडी हलवे के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा देसी घी लेंगे 1.5 कप, दूध लेंगे 1 लीटर, सूजी लेंगे 1 कप, चीनी 1.5 कप ले रहे हैं और मिक्स नट्स जो भी आपको चाहिए हो 1 कप ले लेंगे। मेथड इसका मैं आपको बता देती हूँ। घी हमने डाल लेना है पैन में, उसमें हमने सूजी को भून लेना है, उसको भून के हमने साइड पर कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग इसमें दूध ऐड करके इसको आप 2-3-4 घंटे के लिए रख देंगे सोक करके। सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, देन फिर हम लोग इसको सूजी को भून लेंगे। चाहें तो आप उसी में छोड़ दें, इसकी हमने भुनाई करनी है अच्छे से। और दूसरी तरफ हमने बना लेना है, इसमें जो दूध है उसके अंदर चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है हमने, लाइक जैसे रसमलाई का एक बन जाता है उस तरह से हमने दूध के अंदर इसको अच्छे से चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। शीरा कह लें, लेकिन दूध के साथ वो एक उसका जो ड्रिंक होता है वो हम रेडी कर लेंगे। और वो जब सूजी हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी तब हम इसमें वो आहिस्ते आहिस्ते दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, विस्क करते रहना ताकि उसके लम्प्स ना बन जाएँ। और फिर साथ में हम लोग इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा हाफ डन हो जाएगा। फिर हम इसमें जितने भी नट्स हैं वो डाल देंगे और तब तक हमने इसे पकाना है जब तक कि घी सेपरेट नहीं हो जाता। आपका माखंडी हलवा रेडी हो गया। खीर मैं अभी भी कायम हूँ खीर पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम तो जो 2 दफा इन्होंने बनाया ना, मुझे नसीब नहीं हुआ, वो आपको भी पता है ना। जी, तो आज मैं खा के आपको अपना पर्सनल एनालिसिस दूंगी। ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। मसला ये ना कि जब भी ये वाला हलवा बनाती है मेरे हिस्से में तो पड़ता ही नहीं है ना, मिलता ही नहीं है मुझे, तो इस वजह से आज मैंने चाहे उबलता गर्म हो चख के अपना वर्डिक्ट देना। डन हो गया। डन हो गया। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पर्सनल हाइजीन और अपनी सेहत और अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जैसे ही हम आगा साहब कहते हैं तो हर बंदे को पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। हमारे बहुत ही प्यारे हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा हमारे साथ हैं। आप हकीम तो हैं ही, साथ में हर्बलिस्ट भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आगा साहब देखें, ना तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं और माशाल्लाह टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे यू आर अ वेरी वायरल पर्सनैलिटी इस मामले में, लेकिन अच्छी वाला वायरल, बुरा वाला वायरल नहीं। अब तो वायरल भी अच्छी चीज़ हो गई है। पहले वायरल कहते थे, वायरल हो गया तो स्यापा पे आ जाना थी। किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं सफाई की बात करूँगी। नॉर्मली हम अंदर की बात करते हैं फिर बाहर की बातें करते हैं, लेकिन साहब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ख़वातीन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक तो अंदर रहती हैं और क्लोज्ड स्पेसेस में रहती हैं, तो पसीने की स्मेल और मुंह से आने वाली जो बदबू है वो लोगों इंसान को बड़ा तंग करती है। और गर्मियों में तो स्पेशली, बल्कि जैसे ही बाहर का मौसम आता है और वो कन्वर्ट हो रहा होता है गर्मी के अंदर, जैसे ही थोड़ी सी नमी का भी मौसम, तो बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल वाला प्रॉब्लम हो जाता है।
लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है पसीना आना, लेकिन ऐसे लोग भी तो है ना जिनको पसीना आता है लेकिन बदबू नहीं आती उनसे, तो उनके साथ बंदा बैठ भी सकता है, गप भी लगा सकता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। अपनी ज़ात को साफ़ सुथरा रखना कितना अहम है हिकमत एंड हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑफ कोर्स मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये हमें क्लियर कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं अंदरूनी सफाई की। सही। अगर अंदरूनी सफाई को अगर हम रेगुलरेट करें तो नंबर 1 आपका गट ठीक होना चाहिए, मैदा और हजम का निज़ाम। आपका स्टूल का टाइम मुकर्रर होना चाहिए, स्टूल की क्वांटिटी और उसका आउटपुट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये हैरत अंगेज़ हमारा निज़ाम है। देखिए अच्छा, इस बात को आगे ले जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करूं। उन माओं के लिए जो घर में रहती हैं और उनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो आम तौर पर वैन के टाइम से 15 से 20 मिनट पहले उठते हैं। उनको कहा जाए दौड़ो 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 दौड़ो, वो कुछ स्किप करते हैं, नहीं करते हैं। अम्मा की डांट तो स्किप नहीं कर पाते, वो वॉशरूम स्किप कर देते हैं और उसके बाद वो ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, और ये हमारी ख़राबियों की पहली इब्तिदा है। और बाय द वे, वॉशरूम स्किप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नहाते नहीं हैं या साफ़ नीट एंड क्लीन नहीं होके जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाथरूम को जाके यूज़ नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कहते हैं ना स्टूल नहीं पास करते। यस। और हमने कितनी दफ़ा व्यूअर्स इसी शो पे एलोपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछ लें जो बीमारियों का इलाज करते हैं जिस भी तरीके से, वो आपको एक ही बात कहते हैं। तिब्बी नबवी की भी बात करें तो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज़ कहते हैं, वो हर बीमारी की जड़ है, और हम कब्ज़ का सिस्टम खुद अपने बच्चों में स्टार्ट करते हैं इस अमल से। यस। तो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं बाथरूम जाने की, स्कूल में चले जाना, चलो चलो लो जी, बच्चे ने कौन सा स्कूल फिर वॉशरूम यूज करना है? बिल्कुल नहीं जाना। अब इसका एक हल है। इस मुंह की बू का और पसीने की स्मेल का एक जो इलाज है वो ये है कि आप अपने बच्चों को आदी कर दीजिए रात को बिस्तर पर जाने से पहले वॉशरूम जाने का, स्टूल पास करने का। ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक 8-10 दिन बच्चों को रेगुलरेट करें कि जी आपने जाकर वॉशरूम में बैठना है, अपने माइंड को वो मैसेज देना है कि मुझे इस वक्त वॉशरूम जाना है, मुझे इस वक्त वॉशरूम जाना है। 15 दिन की बात है, ये तमाम सिस्टम रेगुलरेट खुद ब खुद हो जाएंगे, और ये शायद हमारी सेहत की पहली सीढ़ी है। हमारे जिस्म की स्मेल को कम करने के लिए दूसरी सीढ़ी है, और हमारे मुंह के स्मेल को कम करने के लिए तीसरी सीढ़ी है। बट यही तो देखे ना व्यूअर्स, सोचने की बात है। अगर आपको कब्ज़ है तो सारे फासद मादे जो आपके जिस्म से निकल जाने चाहिए थे, टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिन्स। अच्छा, जो स्टूल आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर वो नॉर्मल रूटीन में हज़म होके फिर निकल भी जाए, वही स्टूल आपको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उसको निकल जाना चाहिए था मैक्सिमम कुछ घंटों के बाद। वो पड़ा रहा अंदर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो जहर फैला आपके जिस्म में। तो बदबू तो अपनी जगह, जो अंदर दूसरा बेड़ा गर्क हो रहा होता है वो। देखिए ना, टॉक्सिन्स बढ़ गए। आपने बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फासिद मादे। मुझे उस पर हंसी आ गई कि माशाल्लाह आप भी कुछ टेक्निकल हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे हैं। नहीं आगा साहब, आपके साथ रह के अब कुछ तो सीखना था ना। बड़ी बात है ये। अल्लाह आपको खुश रखे। बात बुनियादी जो है वो ये है कि अपने जिस्म में फासिद मादों का निकाल देना, उसका जिस्म में स्टोर न होना, ये हाइजीन की पहली बुनियाद है। चाहे आप इसको कहें कि सुबह के वक्त उठकर सबसे पहले दांत वॉश करने हैं, यस। रात को सोते हुए दांत वॉश करने हैं, यस। दांतों को इस्तेमाल के लिए, सफाई के इस्तेमाल के लिए आपको या मंजन इस्तेमाल करना है या मिसवाक इस्तेमाल करना है। टूथपेस्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप SLS इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एंड ऑफ द डे रिजल्ट ख़राब है। मैं ये बात शायद बहुत बड़े सिनेरियो में कह रहा हूँ, लेकिन यस ऐसा ही है। अच्छा, आपने मुंह साफ़ कर लिया, आपने सुबह के वक्त आराम के साथ दांत साफ़ कर लिए, आप स्टूल से फारिग होकर आ गए, आपने अपना मुंह धो लिया। अब मुंह धोने के मेयार क्या हैं? मुंह धोने का मेयार सबसे पहला ये है कि आपने सबसे पहले 3 मरतबा हाथ धोना है। उसके बाद 3 मरतबा आपने नाक वॉश करनी है। ये नाक वॉश करना सफाई का इतना बड़ा मेयार है। अब अगर मैं नाक को डिफ़ाइन करूँ
तो इब्तदाई नाक बालों से भरी हुई है, ये पहला फिल्टर है हमारा जो आने वाले मॉइस्चर को रोक लेता है। उसके बाद दूसरी नाक का दूसरा हिस्सा हमेशा गीला रहेगा, इसको गीला रखने की जिम्मेदारी उस छोटी सी ट्यूब पर है जो हमारी आँख से आकर नाक में गिर रही है, ये सेकंड फिल्टर है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा इतना बेहतरीन दुनिया का फिल्टर है कि जहाँ पर कोविड का वायरस भी नहीं जा सकता था, यहीं स्टोर होता था और पूरी दुनिया उसका अगर टेस्ट कराती थी तो यहीं से कराती थी। ये है साइंस और ये है हम, और ये है सफाई। और अगर फर्ज करें कि हमने ये बात तय कर ली कि यही सारी फिल्ट्रेशन का पहला सिस्टम है, तो हमने 3 चीज़ों को हाईलाइट करना है। मुंह साफ करना है, स्टूल से सही टाइम पर फारिग होना है, अपनी नाक को साफ करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ हिकमत की रूह से कि हम 50% बीमारियों से बच जाएंगे। और 50% तो ये हो गया। लेकिन आका साहब, एक और भी तो प्रॉब्लम है ना सफाई की। ये तो आपने इंटरनल सफाई की बात की, लेकिन देखिए बाहर की भी तो एक सफाई है ना। जब बाहर की सफाई की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो पसीना आता ही नहीं है, तो मैं हर दूसरे दिन नहा लेती हूँ। गर्मियों में के मौसम में, जहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप किसी भी कोने में हो पसीना आता है, इवन मरी नथिया गली में इस मौसम में पसीना आना शुरू हो जाता है इंसान को, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि कोई डिओड्रेंट, कोई फिटकरी फटकरी, कोई तो बंदा चीज़ इस्तेमाल करे कि कम से कम वो जो पसीने की बू है उसका कोई हल निकले। जिनके पसीने में से स्मेल आती है आगा साहब, वो तो फिर उनसे डेली ही स्मेल आती है और पूरी गर्मियों आती है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मेरा जहन कहीं भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? इंसान, उसके जिस्म के हर हिस्से में पसीने की गिल्टियाँ हैं। कुत्ते के पूरे जिस्म में पसीने की गिल्टियाँ नहीं है, उसके सिर्फ ज़बान पर हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी कुत्ता ज़बान बाहर निकालेगा, इसलिए कि पसीना निकालना हेल्थ है और ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब पसीने के अंदर हम बात करें कि पूरे जिस्म से पसीना आता है, जिसको नहीं आता उसके अंदर ख़राबी है। उसको चाहिए कि अपने जिस्म के फासिद मादों को निकालने के लिए, अपने टॉक्सिन्स को निकालने के लिए कोई और ज़रिया ज़रूर इख्तियार करे। ये तो हमारा पहला जवाब। दूसरी बात ये कि हम पसीने की स्मेल को कैसे ठीक करें। क्योंकि देखें ना आगा साहब, ठीक है आप इलाज कर रहे हैं, उस इलाज में 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब जितनी देर वो इलाज चल रहा है, कम से कम कुछ तो करना है ना कि इस प्रॉब्लम से निकल आए। बहुत आसान सा हल, बहुत आसान सा। हड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पीस कर अपने पास रख लीजिए और 1 टीस्पून रोज़ाना खाना शुरू कर दीजिए। विद इन 3 मंथ्स आपके पसीने की बदबू इसलिए ठीक हो जाएगी कि आप हड़ बहेड़ा आंवला के ज़रिए अपने जिस्म का विटामिन सी की ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं, अपने टॉक्सिन्स को निकालने की एक दवा ले रहे हैं, अपने पसीने की स्मेल को ख़त्म करने की एक दवा ले रहे हैं। सिंपल ये चीज़ें आपके पसीने की बू को ख़त्म कर देंगी। लेकिन मेरी पहली 2 शर्तें ख़त्म नहीं हुई अभी। नाक साफ़ करना, पसीने के लिए वॉशरूम का टाइम पे जाना जिस्म से, वो अपनी जगह पर है। ये तीसरी चीज़ है, आप ये कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, अब अंदर की सफाई की बात करें तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ दिल की सफाई की बात भी कर लें। ले, दिल की सफाई? हाँ चलें जी। दिल की सफाई का पहला मेयार ये है कि मैं अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाऊँ। मेरे रब ने जिसको जो दिया है वो उसका नसीब है, उससे उसका जवाब देना है, मुझे अपना जवाब देना है। मैं अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाऊं, अल्लाह के इम्तहानात पे राज़ी हो जाऊं। खुदा की कसम, उससे ज़्यादा बेहतरीन दिल की सफाई नहीं हो सकती। सही बात हो गई। और अगर कोई शख्स अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं है तो अल्लाह ने उसके लिए फैसला कर लिया कि वो हासिद है, हसद करता है, और हसद करता है लकड़ियों की तरह जलता है। थैंक यू वेरी मच। वरना ये बात तय कर लीजिए कि जो शख्स अल्लाह की मर्ज़ी पर दिल से राज़ी है, उसके दिल में किसी किस्म की खराबी नहीं हो सकती। हम आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। हाइजीन की इसलिए हमने पहले बात की, सफाई की, क्योंकि आज बल्कि अभी आगे भी हर महीने एक दिन मैंने ज़रूर इस टॉपिक पे बात करनी है। क्योंकि आपको भी पता है आगा साहब, लोग बसों पे ट्रैवल करते हैं, क्लासरूम्स में साथ बैठते हैं। अगर किसी एक इंसान की स्मेल का प्रॉब्लम आ रहा हो,
सारे एक टेंशन में और प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। हिकमत में हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? फॉर अ हर्बलिस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि इंसान हवा से खमसा का पैकर है। हवा से खमसा 5 वो छू सकता है, वो 5 सूंघ senses। सकता है, 5 सेंसेस। हिकमत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हर इंसान 8 सेंसेस रखता है, नॉट 5, 8। 5 तो वो है जो हम सब मानते हैं। ठीक है। छठी हिस्स खतरे की बू का एहसास होना, जिसे ऑफ एंड ऑन हम छठी हिस्स कहते हैं। क्या उसके बड़ी Sixth sense। ठीक हो गया। 7वीं हिस्से ख्वाब। हर इंसान ख्वाब देखता है। जो ख्वाब नहीं देखता वो तरक्की नहीं करता। ठीक हो गया। और 8वीं चीज हिस्से वहम। हर आदमी किसी न किसी चीज से डरता है, किसी न किसी चीज से वहम करता है। ठीक हो गया। ये वो 8 सेंसेस हैं जिस पर इंसान बना हुआ है। ठीक हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने का नाम जो है ना, वो दिल का इत्मीनान है, वो हमारी सेहत की बेहतरी है। जहां हम इन तमाम चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे उस दिन तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो। सेंसेस हमारे बेहतर हों, इससे कि आसाब बेहतर हैं। आंखें बेहतर हों, इससे कि ऑप्टिक नर्व हमारा सही काम कर रहा है। हमारी सूंघने की कुव्वत ठीक है। आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे लोग सूंघने से महरूम हो गए। हमारा बोलना ठीक हो, हमारी ज़बान ठीक हो, हमारा लहजा ठीक हो, हमें बात करनी आती हो। जनाब, इसके बाद फिर इंसान में क्या चीज़ कम रह गई? उसको ख्वाब देखना भी आता हो, उसे अमल करना भी आता हो, उसे किसी चीज़ से डरना हो तो उन खौफ को, अपने आप को ओवरकम करना आता हो, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? आपकी इजाज़त से यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे इस टीज़र के साथ कि व्यूअर्स ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक बड़ा मेजर सवाल है। आई रिमेंबर कोई 15-20 साल पहले मैं 24 घंटे भी अगर काम करना पड़ता था कर लेती थी, तो कोई इशू नहीं होता था, मैं थकती नहीं थी। और आज मैं उसी एज ग्रुप के यंग लोगों को देखती हूँ, वो थक जाते हैं लेकिन हम नहीं थकते। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि हमारा यूथ कॉन्स्टेंटली या तो उनके गिट्टे गोडों में दर्द हो रही होती है, या वो थके हुए होते हैं, या उनसे हिला नहीं जाता। वाई? ये हम जानेंगे आगा साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं सफाई की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा हमारे साथ हैं। आगा साहब ने अभी ब्रेक से पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर कर दिया, लेकिन बूढ़ा एक ऐसा वर्ड होता था जो उस बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो थक बहुत जल्दी जाते हैं, जिनकी एज एक सर्टन पॉइंट से ज़्यादा हो गई है, जो मेडिकल इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हैं, वॉट एवर। आजकल सो कॉल्ड बूढ़े जो एक सर्टन एज के लोग हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं उन सो कॉल्ड यंग लोगों से जिनको हम जवान कहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आगा साहब? बिल्कुल। क्या मसला है? मेरा 18 साल का बच्चा मेरे से कम एनर्जी क्यों रखता है? सिर्फ मसला खुराक है। खाते तो रज के हैं आजकल के बच्चे, 24 घंटे बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं चीज़ें। इसको थोड़ा सा हम वाज़ेह कर लेते हैं। हम मार्केट में चले जाएं, एक बहुत बड़ा केज है, उसमें बहुत सारी सफ़ेद मुर्गियां हैं, तो उस केज में अक्सर मुर्गियां बैठी हुई होती हैं, चंद उसमें से खड़ी हुई होती हैं। उन मुर्गियों के गोश्त में इतनी ही जान है जितनी आपके 18 साल के बच्चे में जान है। हम अगर अपनी तारीख़ देखें तो मैं तारीख़ आज याद कर रहा था कि एक वक्त था कि तमाम लोग हर चीज़ खाते थे और हर चीज़ की दुकान होती थी, लेकिन अपनी किसी भी चीज़ की दुकान पर खालिस का लफ्ज़ ऐड नहीं होता था। यानी देसी घी बिक रहा होता था, खालिस देसी घी नहीं बिक रहा होता था। लिखना नहीं पड़ता था। लिखना नहीं पड़ता था। खालिस चक्की का आटा ना, अब वो दौर ही नहीं था। अच्छा, एक वक्त आया कि
एक इदारे ने कमर्शियल सर्विस शुरू की। ये 1961 की बात है। उस 61 के बाद हम कमर्शियल होते चले गए। हमने बजाय उसूलों के पैसों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। वहाँ पर हमें ये सिखाया गया कि असली घी तो बिल्कुल बेकार है, तो बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करता है, आप इस पर आ जाओ। इसमें हमने पता नहीं विटामिन ए और डी से भरपूर सारी चीज़ें डाल दी हैं, इस पर आ जाओ। हम उसके पीछे चल पड़े। 20 साल बाद हमें पता चला कि नहीं, ये तो जहर है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको तो छोड़ देना चाहिए, अब हमें तेल पर आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात कहूँ आगा साहब, आप तो आगे निकल गए। मसला तो तब शुरू हुआ था जब माँ के दूध के जगह ये चीज़ आम हो गई और कमर्शियली वायबल, और ये बहुत बड़ा एक मुहिम शुरू हुई बाहर के मुल्क में भी और यहाँ पे भी कि माँ का दूध ठीक नहीं है, जो डिब्बे में बना हुआ दूध होता है वो बेहतर होता है। आज वही डिब्बे के दूध वाली कंपनियां कहती हैं कि जी आप लोग अपना दूध पिलाएं, माँ अपना दूध पिलाए। अगर नहीं पिला सकती या कोई मसला है तो तब ये एक फॉल बैक ऑप्शन है। बिल्कुल। हमने तो माँ के दूध को ही बुरा कह दिया, तो घी तो बाहर की चीज है। हमने तो माँ के दूध को बुरा कह दिया, जो अल्लाह ताला ने मैं समय क्या कह रहा हूँ कि जब हम घी से तेल पर आ गए, हाँ जी, उस तेल की कंजम्पशन हमारे पास ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, तो हमने पाम ऑयल मिला करके उसमें मिलाना देना शुरू कर दिया। उठाइए दुनिया की तमाम चीज़ें उठा लीजिए, पाम ऑयल के इस्तेमाल से लिवर फैटी होता है। चुनाचे अल्लाह का शुक्र है आज हमारी कौम का 90% लोग जो हैं उनका लिवर फैटी है, और हम फैटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और दवाएँ खिला रहे होते हैं। ठीक, जो आपने बात कही, मैं नेक्स्ट जो लेवल है उस पर मैं आ गया। बिल्कुल सही। अब हमने जो है वो माँ के दूध की बुराइयां शुरू कर दी। जहां हम असली घी की बुराइयां कर रहे थे, वहां माँ के दूध की बुराइयां शुरू करी और हम डब्बे के दूध पर आ गए। फार्मूला मिल्क बेहतरीन है, उसमें फलाने फलाने विटामिन है, फलाने फलाने मिनरल्स हैं, और आपका बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और ग्रो का लफ्ज़ हमने सीख लिया। फिर उसके बाद पता चला कि उस ग्रो के लफ्ज़ के साथ जो चीज़ है ना वो कुछ और है। फिर हमें वापस माँ के दूध पर जाना पड़ा। लेकिन यहाँ एक सवालिया निशान मैं आज छोड़ कर जा रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। अगर हम एक बहुत बड़े लीडर थे, वो खाना नहीं खाते थे, वो सिर्फ बकरी का दूध पीते थे, तो उस बकरी के 2 न्यूट्रिशनिस्ट थे जो बकरी की ग़िज़ा तय करते थे कि वो क्या खाएगी, इसलिए कि उसका दूध पीने वाला बंदा जो है ना वो बड़ा कीमती है। तो क्या माँ के दूध पर अगर हम आ ही गए हैं, तो क्या माँ की सेहत को देखना, माँ की कंडीशंस को देखना, माँ की खुराक को देखना क्या ज़रूरी रह गया या नहीं रहा? औरतें तो आजकल मतलब हामला खातून, प्रेग्नेंट खवातीन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके डाइट प्लान मांगती है कि मेरा वज़न ना बढ़े। मैं समझता हूँ, मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ हकीम साहब, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। अगर मैं जब हमज़ा के बारी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम, हमज़ा इज़ 18 नाउ माशाल्लाह, तो 18-19 साल पहले अगर जाके कहती ना न्यूट्रिशनिस्ट को कि मेरा वेट ना बढ़े, मैं एक्सपेक्टिंग हूँ, तो उसने मुझे बाहर निकाल देना था। अब डाइट प्लान्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट खवातीन को कि उनका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। अल्लाह ताला के निज़ाम से किस स्टेज पे हमने आगा साहब नहीं खेला, ये मुझे बताया। नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र है हर जगह पर खेल रहे हैं। याद है एक वक्त पे सिगरेट जब अलाउड होती थी और सारा होता था, तो प्रेग्नेंट खवातीन सिगरेट भी पीती थी कि भूख कम लगती है, और सिगरेट कंपनीज कुछ नहीं कहती थी, लोग पीते रहते थे। अब हम चीखते हैं सिगरेट नोशी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो तो तब भी थी जब खवातीन बच्चे गोद में भी हैं, पेट में भी हैं और सिगरेट भी पी रही हैं। बात ये है, वेट लॉस का तरीका, बात यह है कि हम जो हैं वो कमर्शियल हो गए हैं और हम हर चीज़ को कमर्शियलिज्म के बुनियाद पर देख रहे हैं। हमने घी की बात की, हमने तेल की बात की, हमने दूध के डब्बे की बात की। जब तक वो कमर्शियल जो अर्ज है मेरी वो पूरी हो रही है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, उसके बाद जब कमर्शियल अर्ज मेरी ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं कहीं और चला गया, अब नई जगह पर आ गए। आप कह रही हैं वज़न कम करो, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मैं एक मतलब टीवी पर ये सारी बात कर चुका हूँ कि खुदा के लिए अपना न्यूट्रिशन लेवल ठीक कीजिए। न्यूट्रिशन लेवल अगर आपका ठीक है, आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक है, खुदा की कसम कोई औरत मोटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
सिस्टम को पहले आप स्लो करते हैं, फिर उसको देख के कहते हैं मोटापा क्यों चढ़ रहा है। हाँ। और एक और बात भी तो है ना आगा साहब, हम कितना देखिए, जब मैं छोटी होती थी या जब आप छोटे होते थे, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, लेकिन इतनी पुरानी ज़रूर है कि उन वक्तों में माँ बाप भी इजी होते थे, उनको टेंशन नहीं होती थी, बच्चे निकल जाते थे और मोहल्ला आपका जैसे कि प्लेग्राउंड था। बिल्कुल, पूरा मोहल्ला आपका प्लेग्राउंड होता था। व्यूअर्स, मैं आपको एक एक हमसाए के एक एक फैमिली मेंबर का नाम बता सकती हूँ बचपन के, आज के पूछे मैं नहीं बता सकती। ना कोई मिलता है, ना हम उनको जाके मिलते हैं। मिलने जुलने का मतलब सिर्फ सोशलाइज करना नहीं होता आगा साहब, वो जो एक उछलना होता था, कूदना होता था, दरख्तों पे चढ़ना होता था। अब तो माँ बाप बच्चों को बाहर धूप में नहीं जाने देते कि रंग खराब हो जाएगा। बात यह है कि अब हमारे दौलत के ख़जाने बड़े हो गए हैं, हमारे घर बड़े हो गए हैं और हमारे दिल तंग हो गए, छोटे से हो गए। पहले जिस 3 कमरों के घर में आने वाले मुल्तान से 7 मेहमान भी गुजारा कर लेते थे, और जॉइंट फैमिली का होता था वो 3 कमरे का घर, जॉइंट फैमिली का घर होता था 3 कमरों का, और 7 मेहमान भी आ जाते थे, वो एडजस्ट कर लेते थे। आज अल्लाह का शुक्र है 6 बेडरूम के घर में अगर कोई शख्स मेहमान आ जाए तो ये सोचते हैं कि इसको किस बेडरूम में सुलाएं, घर में जगह नहीं है। इस घर में नहीं है, असल में दिल में जगह नहीं, दिल में जगह नहीं। ठीक है, तो ये जो तमाम चीज़ें हम बदलते रहे हैं ना, ये असल में बुनियादी तौर पर हम कमर्शलाइज हो गए हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करूं, दुनिया जो चाहे कर ले, तुम अपने जितने चाहो मकर कर लो, अल्लाह से बेहतर मकर करने वाला कोई, बेशक। और तमाम ये चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, मेरा रब जिस तरह हर चीज़ को बदलने पे कादिर है, आज फिर बदल दे। लेकिन आप देखिए, जब छोटे होते थे तो पिनिया, गुड़ या शहद की बनी हुई चीज़ें होती थी। अब तो सफ़ेद चीनी के अलावा कोई बात ही नहीं करता। अब तो सो कॉल्ड ब्राउन शुगर भी जो इस्तेमाल की जाती है, वो उस पर सिर्फ रंग चढ़ा होता है। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो ब्राउन शुगर को अच्छा कहते हैं, मैं सलाम करता हूँ उनको, वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है। उठा कर देख लीजिए, सफ़ेद चीनी 367 कैलोरीज इन 100 ग्राम्स, गुड़ 352 कैलोरीज इन 100 ग्राम्स। 367 और 352 में जितना फ़र्क है उतना सफ़ेद चीनी में और ब्राउन शुगर में फ़र्क है। जो ब्राउन शुगर है उतनी ही नुकसानदेह है जितनी सफ़ेद चीनी नुकसानदेह है। जब चाहें इसको आप, जिस दिन मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी उस दिन आप खुद देखेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ ये शायद 4 साल बाद आप भी सुनेंगी, मीडिया पे सुनेंगी। खैर, अब तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सफ़ेद चीनी के ख़िलाफ़ शुक्र है अब वापस मामलात होने शुरू हो गए हैं ना। ये जैसे कि देसी घी, अब हर बंदा जो है वो कह रहा है कि यार देसी घी कहीं से मिल जाए, लेकिन अब खालिस कहाँ से मिलेगा। हाँ, ये हकीकत है। और अब हर बंदा शहद ढूंढ रहा है, डिफरेंट जगहों से मंगा रहा है। शहद की मक्खियां ख़त्म भी तो आप लोगों ने की है ना अपने उल्टे कामों से। एग्जैक्टली। अगर गर्मियों में ओले पड़ने शुरू हो गए हैं तो वो भी निज़ाम हमने ख़राब किया है। आइस कैप्स हमने पिघलाई हैं, दरख्त हमने काटे हैं। हकीकत यही है कि हम जो आज फैसले कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे इसका खमियाजा भुगतना है। हमें नहीं भुगतना तो हमारे बच्चे और उनके आगों से बच्चे भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। और जो कहते हैं ना, आज हम जिस दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं ये मेरे किसी दादा परदादा ने की कौम ने लगाया था, लेकिन आज हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो कुछ हम कर रहे हैं हमारी अगली नस्ल को हम मुंतकिल कर रहे हैं। हमने जो ये चिकन का सारा कुछ मामला किया है, हम अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मैं अपने बहुत आने वाले बच्चों से पूछता हूँ कि जी हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है तली हुई चीज़ों का, रमज़ानों में बड़े पकौड़े बनते हैं, बड़े समोसे बनते हैं। ये अलग बात है कि मैं पकौड़ों का शदीद हामी हूँ। मैं खुद ये नहीं मान सकती कि रोज़ा पकौड़े के बगैर मुकम्मल, अब रमज़ान इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पकौड़ास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पकौड़े का जो रिवाज हमारे यहाँ है ये क्यों है? इसके पीछे कोई लॉजिक है? मैं आपको आज लॉजिक बताता हूँ। क्या? हर इंसान इफ्तार के वक्त कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी पी लेता है। उस पानी को जज्ब करने के लिए, इसलिए कि हमारे मैदे में जो एंजाइम सारे के सारे दिन भर में तैयार हुए हैं, उन एंजाइम्स को पानी डैमेज न कर पाए। हमारे यहाँ हमारे बड़ों ने कहा एक ऐसी चीज़ जो बेहतरीन एब्जॉर्बेंट है और वो चने की दाल है। उस चने की दाल के पकौड़े खा लो, जो पानी तुमने ज़्यादा पिया है उसको वो एब्जॉर्ब करके तुम्हारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगी। ये है हिकमत इसके पीछे। लेकिन फिर फ्राई उनको करे सरसों के तेल में ना।
आप तेल में करें, उसके बाद उसे जितना तेल निकाल सकते हैं निकाल दें, उससे उसकी कैलोरीज कम हो जाती है। और देखिए तेल 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 दुनिया चीखती है, सब 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरीज हैं। एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस में 62 कैलोरीज हैं। एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ ब्रेड में 83 कैलोरीज हैं। ज़रा ये भी तो बताएं ना लोगों को ये भी बताएं कि जब हम पकौड़े तलते हैं, और मैं बच्चों से सवाल करता हूं कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20वें दिन अगर अम्मा एक ही तेल में पकौड़े तल रही हो, रोज़ाना तेल बचा के रख देती हो, तो 20वें दिन तेल के पकौड़े खाने चाहिए या नहीं? 20वें दिन क्या मतलब? नहीं, इसलिए नहीं खाने चाहिए कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल मौजूद होते हैं। अगर ये बात मैं कहता हूँ, इसीलिए तो आगा साहब हम मना करते हैं कि बाहर से जाके पकौड़े ना खरीदो, घर में बना लो, क्योंकि उन्होंने बहुत ऊंचे फ्लेम पे, चाहे उस दिन सुबह भी तेल डाला हो, तो जिस वक्त तक आप जाके लेंगे उसमें जहर बन चुका है। क्योंकि देखिए हम तो एक दफा गर्म करके ऑयल को उसको बंद कर देते हैं, वहां पे फुल फ्लेम पे हर कैंसर वाली चीज उसमें एक्टिवेट हो चुकी होती है। अल्लाह का शुक्र है पहले दिन जो उसने तेल डाला था, 30वें दिन तक तेल नया डालता है, बदलता नहीं है। नंबर 1 भरते जाते हैं, उसी के अंदर भरते जाते हैं। नंबर 2, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, अपना जो फ्राई करने वाला तेल है वो 500 टाइम्स फ्राई किए बगैर नहीं बदलते। और अगर आपने कैंसर पैदा करने का शौक है तो थैंक यू वेरी मच, आप जाइए, जाकर के फास्ट फूड खाइए, आपको कैंसर बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि इतनी कैंसर की शरह भर क्यों रही है? अगर हम अपनी आज की गुफ्तगू को समेटना चाहें तो वो क्या वर्ड्स ऑफ विजडम है जो हमारे बाओजदाद ने तो हमें दे ही दिए, लेकिन चले याद ही करा देते हैं लोगों को। नंबर 1, वक्त पर खाना खाएं। नंबर 2, दिन में 4 मरतबा खाना खाएं। 4 दफ़ा? यस, 4 दफ़ा, कम से कम 4 दफ़ा, वरना 5 मरतबा भी हो सकता है। तो समझा देना। कैसे? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, 4 मरतबा तो हो गया। 1 मरतबा अगर आपने फ्रूट का सेशन कर दिया तो दिस इज इनफ। खाना कितना खाना है? हाँ जी, यही सवाल ये है कि सवाल खाना कितना खाना है। जितना आप कंज्यूम करते हैं उससे 300 कैलोरीज ज़्यादा, जितना आप अपनी एनर्जी, अपनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उससे 300 कैलोरीज ज़्यादा, बस। ठीक हो गया। अब फिर मैं पुरानी बात करूं कि जी वो बेचारे जब खाना खाते थे सुबह 2 पराठे असली घी के खाते थे। आज मैं कैलोरीज का हिसाब लगा के बताऊं और उनकी मेहनत बताऊं कि वो मेहनत कितनी करते थे, कंज्यूम कितनी करते थे अपनी एनर्जी, उसको बैलेंस करें ना। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि अपनी जो कुछ आप एनर्जी इनटेक कर रहे हैं उस एनर्जी को आप कंज्यूम कहाँ कर रहे हैं। अपनी कंजम्पशन तो 300 ज़्यादा, बस, इससे ज़्यादा आप खुराक नहीं ले सकते। जितनी कम वक्फे से लेंगे उतना ज़्यादा शुगर से बच जाएंगे। जो लोग कम वक्फे से खुराक लेते हैं वो उन लोगों को शुगर नहीं होती, और जो लोग ज़्यादा वक्फे 16 घंटे 14 घंटे अपना मामूल बना लेते हैं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो लोग इतनी बड़ी गैप के साथ खाना खाते हैं, तय कर लें कि उनको तोहफे में शुगर मिलेगी। अच्छा, 2 बातें हो गई, तीसरी बात क्या करनी है हमने? सारी बात इस दिल की है, दिल की सफाई। बस अपना दिल साफ रखें, अल्लाह की फ़ैसलों पर राज़ी हो जाएं। अगर अल्लाह ने आपको किसी इम्तहान में डाल रखा है तो उस इम्तहान पे सब्र करें। खुदा की कसम वो सब्र आपको क्या देगा उसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उस रब के पास आपके लिए क्या सिला रखा है। समय आगा साहब, अफसोस इस बात का होता है कि जो चीज़ गूगल पे आम हो जाती है ना, जो भी ख़बर, उसको हम ऑथेंटिक समझ लेते हैं। जो पुराने वक्तों की गाइडेंस आ रही है, आप देखिए सब चीज़ें अब वहाँ वापस चली गई हैं जो मेरी नानो कहा करती थी। मेरी अम्मी की बातों के ऊपर नहीं अभी लोग जा रहे। अभी लोग, क्योंकि मेरी अम्मी की जनरेशन वो है, क्योंकि मुझे अम्मी ये कहती है ना, कहती है मुझे तो समझ नहीं आती है साइंस की। एक दिन ये बात आम, जब हम मम्मा मुझे बताती है कि जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी तो उस ज़माने में मैनी ईयर्स अगो ये बात बड़ी एक नॉर्मल होती थी कि लोग स्मोक भी करते थे और व्हाटएवर, राइट? बिल्कुल। और मतलब स्मोकिंग को नॉर्मल कंसिडर किया जाता था, बल्कि वेट लॉस का भी एक तरीका कंसिडर किया जाता था। आज हम उस चीज़ को बुरा कह रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम, मेरी जनरेशन को 10-15 साल पहले आ गई थी, वो ये थी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। तो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है ही देसी,
एग्जैक्टली। अब ऑर्गेनिक नेचुरल की दुश्मनी कहाँ से आई? हमने अपनी ज़मीन में इतना केमिकल डाला कि जब तक कि अब हम अपने खेतों की ज़मीन 20 फुट तक खोद नहीं लेंगे तब तक कि अब ऑर्गेनिक नहीं आएगा। और जहाँ आज ऑर्गेनिक आ सकता है वहाँ पर हम लोगों ने ग्रो करने के लिए केमिकल डालने शुरू कर दिए। हमने जुल्म किया अपने साथ, हमने जुल्म किया। और अगर इसी जुल्म से बचना है व्यूअर्स, तो कम से कम जो सच्ची बात है, आगा साहब ने बहुत सी बातें की, लेकिन एक्चुअली उन्होंने उन्हीं बातों को मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की है जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई। वही तो चीज़ है ना, हमें इस डिस्कशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम ढूंढ रहे होते हैं नए पंगे। अगर हम उन्हीं चीज़ों पे कायम रहें जो हमारे बड़ों ने सिखाई और उन्हीं चीज़ों को हम अपने बच्चों में मुंतकिल करें तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, खुशियों भरी, दिल साफ़ कर लें, दिल बड़े कर लें, तो शायद बहुत सी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ इतनी हेल्दी और ऑर्गेनिक बातें हो रही हैं तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे विद आवर नेक्स्ट लॉट ऑफ गेस्ट। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने सोचा कि आज का हम पूरा प्रोग्राम जो है वो डेडिकेट करेंगे हेल्थ, फिटनेस और सबसे ज़्यादा बढ़ के हाइजीन को। हाइजीन की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पसीने से बहुत स्मेल आती है या मुंह से स्मेल आती है। हकीम साहब ने ब्रेक से पहले शेयर किया कि क्या चीज़ें खा सकते हैं अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स बात वहीं पे आके फिर रुक जाती है कि भाई अगर आज किसी से पसीने की बू आ रही है और वो शख्स चाहता है, वो बच्ची या बच्चा चाहता है कि वो स्मेल तो कम से कम रुक जाए, खाने पीने की चीज़ें तो खाते रहेंगे ताकि वो कंट्रोल में आ जाए और ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो बीच का पीरियड है या मुंह से स्मेल आ रही है उसका हम क्या करें। एंड उसके साथ साथ हम बात करेंगे एंटी एजिंग की, रिंकल्स की, टैनिंग की। एक होता है स्किन डार्क होना और एक होता है कि धूप में बार बार अपना सन ब्लॉक वगैरह या सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना, जिसकी वजह से एक टैनिंग ऐसी हो जाती है जिससे आपकी स्किन टोन ऑलमोस्ट ग्रे होनी शुरू हो जाती है। उसको कैसे उतारा जाए। एंड हेयर फॉल। हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी प्यारी आपा ने, नैयर ज़करिया साहिबा ने। आप ही एज़ यू नो हर्बलिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। वालेकुम अस्सलाम जुगान, थैंक यू मेरी जान। और आपके साथ बैठे हैं मेरे प्यारे भाई, आज तो फैमिली अफेयर ही हो गया ना सबका आपस में। डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं, नेचुरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट है, वो तो खैर नैयर आपा भी हैं, और डिफरेंट रेमेडीज़ एंड ब्यूटी टिप्स के बारे में हमें बताते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुंह से स्मेल और डिओड्रेंट की प्रॉब्लम या पसीने की जो स्मेल होती है। देखिए, पसीना आने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गर्म जगह पे रहते हैं, पसीना आता है, पसीना तो अच्छी बात है ना सिस्टम आपका, लेकिन जब उस पसीने से गंदी बू आ रही होती है तो सगी माँ भी साथ नहीं बच्चे के बैठ सकती। सबसे पहले कहती है चल पहले नहा फिर मैं ला के गाली का, सीधी बात। बिल्कुल ऐसे नहीं बर्दाश्त होती, बिल्कुल ऐसे। और स्मेल तो स्मेल है, चाहे वो गटर की हो या इंसान से गटर जैसी बू आ रही हो। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत सख्त बातें कर रही हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, ना ही आपा ना ही डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ी दफ़ा उस इंसान को पता नहीं होता कि उसके मुंह से या उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, और लोग मजाक भी उड़ाते हैं और उस बंदे के बारे में प्रॉपर अपने ग्रुप चैट्स में भी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अगर जेन्युइनली आप तंग हैं और अगले की भलाई भी करना चाहते हैं तो उनको प्राइवेटली अलहदा से ले जाके प्रॉब्लम भी बता दें और उसका हल भी बता दें। बिल्कुल, ताकि अगले का कोई भला तो हो जाए। बिल्कुल ऐसी। अगले के मुंह पे हम देख रहे होंगे कि यार रिंकल्स बहुत आ गए हैं, या उनकी बड़ा स्पोर्ट्स वगैरह जैसे बच्चे का टैनिंग हुई हुई है, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ देखो, ਉਹ ਵੇਖੋ सारा ਉਹਦਾ मुंह ही ग्रे हो गया मुंडे का। ओ भाई, इतनी आपको तकलीफ हो रही है तो उसकी माँ को जाके बता दे कि इसकी जो टैनिंग हुई हुई है ना, इसका ये अगर तुम परेशान हो तो ये भी हो सकता है। ये नहीं कहेंगे हम। हाँ जी, ये नहीं कहेंगे ऐसे। हम सिर्फ पीठ पीछे बात करेंगे, गॉसिप करेंगे और अगले को बुरा फील कराएंगे। बिल्कुल ऐसे। सो सबसे पहले जो शुरू में बात की कि कोई ये ना कहे कि हमें ताने मार रही है कि स्मेल आती है, तो जो टूथपेस्ट नहीं अफोर्ड करता, जो अगला बंदा डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करता, वो क्या करे। हाँ जी,
सबसे पहले तो जुगन इस तरह की जब स्मेल आ रही होती है, आप देखें कि उन लोगों को पसीना भी आता है तो उनके कपड़ों का वहाँ से कलर जो है वो उठ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर, बॉडी उनकी एसिडिक होती है, तेजाबियत तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए सबसे पहले सुबह में जो है वो एक अल्कालाइन कहवा, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है कि उसके लिए सौंफ, ज़ीरा और छोटी इलायची, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपने तवे पे हल्की सी भून के इसका पाउडर बना लें और पुदीने के खुश्क पत्ते करके उसके अंदर जो है वो आप 1 टेबलस्पून के करीब डाल दें। सपोज़ अगर आधा कप आपने अजवाइन ली है, आधा कप आप सौंफ लें, 10 से 15 उसके अंदर इलायची डाल के, तो ज़ीरे को और सौंफ को भून के फिर इनको जो है वो, अगर इलायची आपको फील होता है कि मुंह में उसके, तो उसके छिलके निकाल दें, उसके बीज ग्राइंड कर लें और उसके अंदर जो है वो आप पुदीने के पत्ते ड्राई करके उसको भी पाउडर बना के 1 टेबलस्पून वो डाल के ये वाला आप पाउडर एक बना के रख लें। आपने गर्म पानी नीम गर्म किया, उसके अंदर 1 चाय की चम्मच इसकी डालें, 2-4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दें। ये वाला कहवा जो है वो पीना शुरू करेंगे, उनकी बॉडी अल्कालाइन हो जाएगी, खुद ब खुद उनके पसीने के अंदर से जो एक गंदी स्मेल है वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे गुलकंद वो बना के रख लें, बहुत इजी है। देसी गुलाब की जो पत्तियां हैं वो आप अच्छी तरह से ले आएँ, धो के उसको एक छलनी में डाल दें, वो ड्राई हो जाए, उसके अंदर से पत्ते और जो उसके अंदर के बीड्स हैं वो सारा कुछ निकाल के, तो वो जब खुश्क हो जाए, अगर वो सपोज़ 1 पाव के करीब वो ढेर सारे होंगे, वो डालें। उसके अंदर आप थोड़ी सी शक्कर डाल के ग्लव्स हाथों पे पहन के आप उसको अच्छी तरह से मसल लें और उसके अंदर 3 या 4 लेमन जो है वो आप निचोड़ दें। ये गुलकंद बना के जो है वो आप रख लें फ्रिज में और इसका जो है वो 1 चाय का चम्मच भर के आप इसका जो है वो नाश्ता करें, इसको खाएं आप। लेकिन आप भी ना खाने का बता रही हैं, लगाने का भी बताते हैं। क्योंकि पता है बात ये कि वो तो चले, बंदे ने डॉक्टर पे भी जाके अपने टेस्ट भी करा लिए, चेक भी करा लिया, हर्बलिस्ट के पास चले गए, वो जो एक स्मेल आती है। नहाने के बाद आपने क्या करना है, 100 ml रोज़ वाटर ले लें, 1/4 टीस्पून उसके अंदर जो है वो आप फटकरी खिल करके उसका पाउडर डाल दें और साथ आपने क्या करना है, लेमन या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल कुछ ड्रॉप्स वो उसके अंदर डाल दें। आपके पास अगर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप क्या करें कि लेमन लेके आए, लेमन को आप कश कर लें, कश करके उसका जो सारा छिलका है वो थोड़ी सी ग्लिसरीन के अंदर आप डाल के डिप कर दें, उसको आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर रख दें और जो है वो सारा उसका जो ऑयल है उस ग्लिसरीन के अंदर आ जाएगा, वो वाली ग्लिसरीन आप उसके अंदर डाल दें। आप नहाएं या नहाने के बाद आप ये वाला जो है शावर, ये वाला आप टोनर आप अपनी पूरी बॉडी पे जो है वो और स्प्रे कर स्पेशली अपने बगलों में, आर्मपिट्स में, आर्मपिट्स पे कर लें। फिटकरी जिसको हम एलम कहते हैं अंग्रेजी में, एक्चुअली हर डिओड्रेंट की बेस होता है, बेस वही है। खुशबू वगैरह बाकी सारी चीजें, खुशबू या खुशबू जो भी आपने कहना है, वो हर जगह वो तो ऊपर से डली होती है, वो बाद में। तो बेसिकली आपा ने आपको एक स्प्रे डिओड्रेंट बनाने का तरीका बता दिया है। हाँ जी। आप अच्छा सा आप हर महीने आराम से फ्यू मिनट्स के अंदर जी ये तैयार कर सकते हैं। हाँ जी। और आपने ये शावर बॉटल्स अपने सब बच्चों को दे दी जी, और या आपने वॉशरूम में रख ली, वॉशरूम हर बंदा उसको यूज करे। गर्मियों के अंदर जुगन जिनके गर्मी दाने बहुत ज्यादा बन जाते हैं, खारिश हो रही होती है, यही वाला टोनर उनके लिए भी बेस्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा भैया, मुंह की स्मेल का भी और इस पे भी अगर आपने कुछ ऐड करना हो तो। देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ तो आपने बता दी फिटकड़ी। ठीक है, फिटकड़ी अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई स्प्रे नहीं बना के रख सकता तो फिटकड़ी को साबित रख लीजिए वॉशरूम में। जिस वक्त आप नहाए हो तो आप ज़ाहिर है हल्के से आप गीले तो होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्मेल जैसे आपने कहा कि आर्म पिट से ही आती है, बगलों में से ही आती है, या उन जगहों से जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, तो आप उसको फिटकड़ी को वहाँ पे मल लें। ऑलरेडी बॉडी गीली होगी तो आप उसको मल लेंगे तो वो आपका एस्ट्रिंजेंट हो जाएगा। मेरी स्टेप मदर मुनीज़ा आंटी वो यही करती थी। मेरा ये सच्ची बात है, मेरा ये होता था इशू टीन्स में। मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, और क्योंकि आपको पता है कि आप स्कूल में जब इतना भाग दौड़ करते हैं तो नाना करते करते भी पसीना तो आपको आता ही है। सो अक्सर ऐसे होता था, मामा कहती थी ना चिंकी से स्मेल आती है ना से आती है, तुमसे पता नहीं क्यों नहीं आती। तो मैं एक दिन रोती भी गई अपनी से, मैंने कहा मैं डिओड्रेंट भी लगाती हूँ। उन्होंने कहा बेटे क्यों केमिकल लगाना है, ये फटकरी पकड़ इसको, इसी तरह जिस तरह भैया आप कह रहे हैं। आपने तो बड़ा अच्छा एक स्प्रे डिओड्रेंट की हमें दे दिया ऑप्शन। आपने जो बात की है वही फिर मैंने किया, अंदर जड़ों से ही स्मेल खत्म हो गई। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है।
कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जिम भी करके आऊं कि मेरे से पसीने की बुआ आ रही है। लेकिन ये सारे टोटके, खाने पीने पिलाने वाले, बॉडी को अल्कलाइन करने वाले, ये सारे मामलात की अभी भी बॉडी एसिडिक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्मेल नहीं आती। देखिए व्यूअर्स, अपना पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 13 से 15 साल की उम्र तक बहुत स्पोर्ट्स खेल रही थी, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे थे, प्यूबर्टी भी थी, तो स्मेल का था इशू। अम्मी बहुत परेशान होती थी, मैं रोती थी, मैं अपने साथ स्कूल एक्स्ट्रा सूट लेके जाती थी, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लेके जाती थी कि स्पोर्ट्स खेलने के बाद चेंज करके बाथरूम में ही ना आ जाऊंगी कि मामा से डांटना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और गलती जो हम करते हैं, जो लोग डिओड्रेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बॉडी स्प्रे में और डिओड्रेंट में फ़र्क नहीं समझते। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, कि बॉडी स्प्रे, ये मैंने बिल्कुल शुरू में जब शो शुरू किया था ना, बॉडी स्प्रे या बॉडी मिस्ट, ये सिर्फ खुशबू देती है आपको, खुशबू देती है। और दूसरा ये कि जब भी आपने डिओड्रेंट लगाना है तो देखिए डिओड्रेंट के ऊपर लिखा होता है अमूमन के 24 आवर प्रोटेक्शन है, 48 आवर्स की है, 72 आवर्स की। ज़ाहिर है हम इतना लंबा गैप तो नहीं देते नहाने में, लेकिन दिन में एक दफ़ा तो हम नहाते हैं। तो आपने नहाने के फ़ौरन बाद डिओड्रेंट का अप्लाई करना है। अगर आप नहाने के बाद थोड़ा सा भी आपको पसीना आ गया तो फिर डिओड्रेंट आपका वो काम नहीं करेगा जो उसको करना चाहिए। तो यानी कि नहाते ही सबसे पहला काम, जब जिस्म गीला है, जैसे कि आपने बताया, आपका जैसे कि आपने बताया भाई ये सारे मामलात कर लिए, डिओड्रेंट आपने अपने आर्मपिट्स में लगा लिया, उसके बाद 24 आवर्स तो कहीं नहीं गए, लेकिन गंदे कपड़े ऊपर से पहन लेंगे एक दिन पुराने जिसमें ऑलरेडी स्मेल है, तो फिर आप अपना इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में ये बहुत करते हैं लोग। इसी तरह से सॉक्स का मामला है कि आप डेली सॉक्स और अंडर गारमेंट्स जितने भी हैं वो आप डेली बेसिस पे बदलें। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपने एक दफ़ा सॉक्स, स्पेशली सॉक्स आपने घंटे के लिए भी पहन लिए तो आपने पहन लिए। सॉक्स, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स जो होते हैं मर्दों के औरतों के, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स आपसे, रिपीट नहीं होते। आपने एक दफ़ा पहन लिया, चाहे 15 मिनट के लिए भी पहने, क्योंकि कुछ ऐसे जरासीम, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो लग जाते हैं उनके ऊपर। सो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कम अज़ कम सॉक्स, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स, ख़वातीन और मर्द, एक दफ़ा आपने एक दिन पहन लिया, नेक्स्ट डे आपने उसको फिर रिपीट नहीं करना, वो आपने वॉश करने। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह से मुंह की बदबू के लिए अगर आते हैं तो जो टूथपेस्ट से भी अब वो फ्रेशनेस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि मीठा सोडा, थोड़ा सा उसमें पिंक सॉल्ट, इन चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस के, मीठा सोडा तो होते ही बारीक है, पिंक सॉल्ट को भी बिल्कुल बारीक पीस के कपड़े में छान के दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें। और आपने दिन में एक दफ़ा इसमें सरसों का तेल मिक्स करके वो अपने दांतों पे लगा, जैसे मंजन करते हैं ना, जैसे मंजन करते हैं। अच्छा, सरसों के तेल में क्योंकि सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो आपके सारे जो गम्स स्वेलन होते हैं या ब्लीड कर रहे होते हैं उन सबको ठीक करता है। जो आपका नमक है वो इन सब चीज़ों को क्लींस करके बिल्कुल लुआब निकाल के आपका बिल्कुल साफ़ कर देता है। और बेकिंग सोडा आपके दांतों को थोड़ा सा शाइन दे देता है, चमक दे देता है, एंटी बैक्टीरियल भी है। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे, स्पेशली रात को सोने से पहले एक दफ़ा कर लें और नाश्ते के बाद कर लें, तो मेरा ख्याल है कि मुंह से बदबू आने का मसला भी हल हो सकता है। लेकिन हर खाने के बाद एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर कर लें 15 मिनट के अंदर अंदर। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है ना। हाँ आपा ज़रा आपके काउंटर पे चलते हैं, बिकॉज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना व्यूअर्स, जो हम रियलाइज़ नहीं करते। फिक्र ना करें, अभी डॉक्टर साहब से भी हमने टिप्स लेनी है, लेकिन मैंने कहा आज हम लेडीज़ जो हैं, मेरे भाई को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका देना। और लो जी, आपने काम मुकम्मल कर लिया, उत्थे देखो जरा चलाकियां। मैंने कहा सीखना आज तो बहुत ही जल्दी हमने तैयार कर लिया ना। मुझे पता है जब भी हमने कोई हर्बल इस टाइप का सेगमेंट करना होता है ना, आमना का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि मैं अपना काम फ्री हो जाऊं और मैं फिर देखूं। ये साथ में आपने शेक भी बना दी जी, ये हमने बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी बना ली है सीजन में। मिठो मिठा कर देते हैं तुसी आज, फिर सानू कोई हार्डी भी खिला देना अलहदा से। बट खैर, तो हमारा हलवा भी तैयार है। एंड आई लव, ये देखें इंडिविजुअल सर्विंग कितनी खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्ती खाने को सारे दिल करे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, केमिकल और जो हमारा जो केमिकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलती हैं और जो घर में हम टोटके बनाते हैं, उनमें सिर्फ फ़र्क क्या है? हाँ जी, उनकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल। सो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपकी इजाज़त से, फिर आपके पास टिप्स के लिए भी मैंने आना है। आप सोचें कि ये हो गया आपका जो दुकान में रेडीमेड चीज़ मिलती है, और ये हो गया घर का बना हुआ हलवा। ग्रांटेड घर का बना हुआ हलवा जो है वो दिखने में उतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना ये इंडिविजुअल सर्विंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको इस अमाउंट नट्स,
सारा कुछ, और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं आपने कितना यूज़ करना है, कितना खाना है, क्या करना है। उसमें आपको इतनी सी रेडीमेड चीज़ मिले, वो एक ही बंदा खा सकता है। और मज़े की बात है कि मार्केट में अगर जाके हम लेके आए, ये घर पे इतना बन जाएगा, मगर जितने में ये बने उतने की इतनी सी डिश आएगी। बिल्कुल अच्छी आपने कंपैरिजन बट वही तो बात है ना जान, कदर, हमें कदर नहीं है नेचर की, हमें कदर है उस चीज़ की। वो कहते हैं ना पैसा बोलता है। हाँ जी। अब फिटकरी अच्छी खासी आ जाती है उतने की जितने का एक डिओड्रेंट की इतनी सी शीशी आती है। बिल्कुल बलकस्ता पड़ेगा, सारी साल आप निकाल लेंगे उतने में जितनी एक डिओड्रेंट की नीचे शीशी आनी है। बिल्कुल। लेकिन हमने लेना वो डिओड्रेंट है ना, ताकि हम डिओड्रेंट यूज करें। और मजे की बात यह है कि मैं खुद एक बंदा जिससे सारी जिंदगी एलोपैथिक और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज किए, मैं भी वापस आ गई हूँ टूवर्ड्स हर्बल, ऑर्गेनिक, नेचुरल। एक तो शोज कर करके, और जब मैं प्रेग्नेंट थी जी, और डॉक्टर ने घूम के कहा कि जी आपने क्रीमें भी नहीं लगानी। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्रीमें वो तो मुंह पे लगती है। तो कहते हैं आपके मुंह में पोर्स नहीं है, आपके हाथों में पोर्स नहीं है, वो आपकी स्किन में जाता है केमिकल। तो आप भी तो खाने में तो हम पता नहीं क्या 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 कुछ खा जाते हैं। चलो जी तुसी अच्छी अच्छी एक टोटका सान बता दो, ब्रेक के बाद फिर फैसल भाई को भी बिठा लेंगे, फिर दोनों, फिर तीनों भाई बहन ना इधर ही, वो जो मामा कहती थी रात तब बनाते रहेंगे। एक टिप हमें दे दें पहले। हाँ जी, क्योंकि गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। अभी आपने जैसा से बात की कि ग्रे टोन हो रही होती है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, सन टैनिंग। अब ये हम गोरा करने का नहीं आपको तरीका बता रहे, हम बता रहे हैं धूपों में जिन होता है ना बच्चे डेड स्किन, हाँ जी, बन जाती है, उसको रिमूव। सन टैन हो जाता है, सनबर्न हो गया, ऑयली स्किन है, डस्ट वगैरह पड़ के एक प्रॉपर डेड लेयर बन जाती है। लेकिन इसके साथ हम ये जरूर कहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है बच्चों को घर के अंदर ढक के रखें। हाँ जी, निकलने दें, खेलने दें, उछलने दें, ऐसे ही बड़े होंगे, उसके हल हमारे पास हैं। बिल्कुल, जो पहले नानो और दादो बैठ के कर रहे होते थे। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी, हाँ जी, हाँ जी, वो मुल्तान की सारी मिट्टी आपने इस्तेमाल कर ली है वैसे मुझे लगता है। हाँ जी, हाफ टी स्पून हमने जो है वो मुल्तानी मिट्टी ली, ठीक है, और 1/4 टीस्पून आपने इसमें लेना है हुस्ने यूसुफ। 1/4 टीस्पून आपने इसमें लेना है मूली के बीजों का पाउडर। ये बहुत ज़बरदस्त है, जो टैनिंग वगैरह आपके हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए। इससे तो आप एक पॉलिशर भी बताना आपने मुझे हाँ एक दफा जी, ये सिखाया बालों था। को लाइट सा गोल्डन भी करता है। हाँ जी, और थोड़ा सा इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और इसको बनाने का जो मेथड है वो जुगन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही मैं क्या करती हूँ, ग्लिसरीन हाफ ली, हाफ इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला। इसमें तो ऐसा हल्दी, शाइन है हाँ जी, जैसे वो लेते नहीं है वो ग्लो वाली बॉटल्स जी, इसमें आपने कुछ डाला है? हल्की सी ये मैंने बना के रखी हुई है, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी यूज़ करती हूँ, अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ। इसमें गोल्डन डस्ट डाली हुई है, डाली है ना, मैं देखा ना, मैंने पहचान लिया आप ही। लेकिन अगर आप प्योर हल्दी डालें तो वही वाली लुक आ जाए। डाल दें 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दें। हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये मैंने क्या किया है, 100 ml मैंने डिस्टिल्ड वाटर, 100 ml मैंने ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है। ये हमारा हल्दी का टर्मरिक 100% ऑर्गेनिक सीरम रेडी है, ठीक है। इसके साथ हम इसको जो है वो मिक्स भी करेंगे। अच्छा, इसके साथ थोड़ी इसके साथ और थोड़ी सी इसमें हम एलोवेरा जेल डाल लेंगे। हाँ जी, क्योंकि ग्लिसरीन भी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज है। सोना डाल रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, ये हमने एलोवेरा जेल डाल दी। ये पेस्ट बना के पूरे फेस पे जो है वो आप 10 मिनट के लिए लगाएं। ये आपका फेस पैक भी है, ये आपकी अंदर से इम्प्योरिटीज़, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स को भी रिमूव करेगा और आपकी जो टैनिंग है उसको भी रिमूव करेगा। इसको आपने 10 मिनट के लिए लगा के और सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करते हुए इसको खुले पानी से जो है वो चेहरे को वॉश कर देना। कोई भी इस तरह का ग्रेन्स नहीं लेने। जुगन पता क्या करते हैं लोग, स्क्रब ले लेते हैं, उसके ग्रेन्स इतने मोटे होते हैं और रगड़ते हैं मुंह पे। आपने ही मुझे कहा था कि स्किन डैमेज हो जाती है, हवा में हाथ हिलना चाहिए। जी, ये आपकी कोई भी सनबर्न है, टैनिंग हुई हुई है और आपने अगर स्किन को केयर नहीं कर रहे, तो अगर आपके फ्रैकल्स आ रही हैं जिसको आप छाइयाँ कहते हैं, तो ये इसके साथ वो भी जो है वो रिमूव हो जाएंगी। और फेस को वॉश करने के बाद यही वाला सीरम पूरे फेस पे लगा के सो जाए। ऑसम। बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम भी आपकी। देखिए हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अगर अपनी स्किन टोन को थोड़ा सा लाइटर करना चाहते हैं, 1-2 शेड, उसको हम ब्राइटनिंग भी कह देते हैं। जरूर करें अगर आपका जी चाहता है, लेकिन इसका सिर्फ ये पर्पस नहीं है, ये भी हो जाता है जी। मेन चीज तो ये है कि डेड स्किन और वो जी इम्प्योरिटीज निकालनी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर फैसल को भी हम अपने पास सेट कर देंगे और
बाकी का प्रोग्राम यहीं पे चीज़ें बनाते हुए करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और टिप्स जानना चाहते हैं, बल्कि अगर घर पे ही ऑर्गेनिक और नेचुरल आप अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं घर में, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ब्रेक के बाद दीजिएगा। क्विक इजी टिप्स आपको देंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर फैसल भी हमारे साथ हैं, नैयर आपा भी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले आपने एक बहुत ही बेहतरीन मास्क का भी हमें बताया, और ये देखें ना, कुछ लम्हे के लिए अगर हम इस मास्क को छोड़ देते हैं तो वो अपनी पोजीशन, वो अपने आप को ना ज़रा थिक कर लेता है, अब्जॉर्बेंसी हो जाती है। इसके इस स्टेज पे अगर हम इस मास्क को लगा लेते हैं, कुछ लम्हे पहले इसको किया था, ये आपने लगा लिया और फिर मास्क को हमने स्क्रब के तौर पे यूज़ किया और एंड में ये सीरम लगा दिया, तो आपकी एक ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई। ट्रीटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है और आप सेफ हो जाते हो। कोई भी इस तरह की, कोई भी जैसे अगर आप केयर नहीं करते, महीने के बाद आप कोई भी इस तरह की ट्रीटमेंट करवाते हैं सैलून पे जाके, तो वो फिर स्किन आपको पता है कि ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपने केयर करनी नहीं है। सन ब्लॉक जो है वो मस्त लगाएं, सारा ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा के आप फिर स्किन को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो सन ब्लॉक जो है वो मस्ट हो जाता है। लेकिन सन ब्लॉक भी जो है वो जुगन आप देखें कि कुछ सन महंगा भी पड़ता है, उसको हर घंटे के बाद रिपीट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो ये वाला मैंने सीरम बताया ना, क्योंकि हल्दी इसके अंदर आप साथ अगर विटामिन ई के थोड़े से कैप्सूल डाल देंगे तो विटामिन ई नेचुरली आपको जो है वो सन से एक शेल्टर देता है, ठीक है। वो उसकी जो यूवी की हार्मफुल रेज हैं वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। तो इसी सीरम के अंदर हल्दी वाले में आप साथ विटामिन ई डाल देंगे तो आपका ये एक शेल्टर जो है वो सीरम बन जाएगा जो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके बाद आप ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। आपको पता है जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी जो है वो उसमें जिंक और टाइटेनियम है, नेचुरली जो है वो आपको सन ब्लॉकर है। तो ऊपर आप हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लेंगे। आप जो है वो सारे दिन के लिए अगर आप बाहर हैं तो आप अपनी स्किन को जो है वो क्योर कर लेते हैं। ऑसम। अच्छा, अब फैसल भाई अगर आपके पास आते हैं तो अब हम क्या आप बताएंगे? मैं आपको एक सीरम बता रहा हूँ जो डैमेज स्किन के लिए, डैमेज स्किन किसी भी वजह से हो सकती है, जो वाइटनिंग क्रीम बहुत यूज़ करते हैं या जो फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से एजिंग भी जल्दी आ जाती है, स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है और पतली हो जाती है। उसके लिए होम रेमेडी आपको बता रहा हूँ। ये मैंने गुलाब की पत्तियाँ और चीनी उसको मिक्स करके पीस के रख लिया, तो उसका एक शीरा सा निकल आया। ठीक है, ठीक है। इस शीरे पे हम डालेंगे, ये हमारा शीरा निकल आया, ये इसी में रख दीजिए। इसमें हम 1 चमची डालेंगे तकरीबन, ये अगर 2 चमची हमारे पास निकला है शीरा, तो इसमें 1 चमची हम डालेंगे कैस्टर ऑयल की और 1 चमची हम डालेंगे ग्लिसरीन की। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको मिक्स करके रख लें और ये दिन में 2 दफ़ा आपने 15-15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे लगाना है। कोशिश करें कि रात के टाइम पे एक दफ़ा ज़रूर लगा लें, ताकि पूरे दिन की जो आपके स्किन ख़राब हुई हुई है, पोल्यूशन आई हुई है, चेहरा धो के इसको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप चेहरा धो के कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर तो आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आए हुए हैं, जो एंटी एजिंग पे हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप रेटिनॉल बेस्ड कोई क्रीम लगाइए। ठीक है, ठीक है। और देखें, और जब इसको भी लगाना है ना, क्योंकि देखिए इसमें ग्लिसरीन भी है, इसके अंदर हमने कैस्टर ऑयल भी डाला है और फिर लिक्विड भी है इसके अंदर, तो एक दफ़ा अच्छी तरह शेक करके इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वरना वो सेपरेट हो जाता है। 3-4 दिन के बाद इसको आपने ताज़ा बनाना है, फ्रिज में रख लीजिए, ताज़ा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। और अगर आपने इसको एंटी एजिंग के तौर पे रात को लगाया तो फिर रेटिनॉल बेस्ड कोई क्रीम लगाइए या फिर आप आलमंड ऑयल लगाइए। बिल्कुल सही। अब यहाँ आते हैं आपके पास, अब आप नेक्स्ट हमें क्या बताएंगे? हाँ जी, मैं नेक्स्ट बताऊंगी जुगन कि कुछ लोग हैं जिनकी गर्मियों के अंदर जो है वो स्किन ड्राई भी होती है और रिंकल्स भी हैं। तो अगर इस तरह की स्किन है तो डेफिनेटली कोई भी इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं आप करेंगे कि जो आपकी स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब करे। जैसे हमने अभी मुल्तानी मिट्टी का जो है वो यूज़ बताया, चावलों का आटा आजकल बहुत ज़्यादा जुगन यूज़ हो रहा है, वो भी स्किन को जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पापड़ जैसा मुंह हो जाता है जी, उसके लिए जो है। अच्छा, ये बात ज़रूर प्लीज़, जो लोग इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे भी इस तरह टिप्स वगैरह बताते हैं, प्लीज़ किस स्किन टाइप के लिए बता रहे हैं ये ज़रूर बताया करें। लोग मास्क और चीज़ें बता देते हैं, ड्राई स्किन वाला भी यूज़ कर रहे हैं, ऑयली वाला भी यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद हो जाती है स्किन।
बिल्कुल ऐसे ही है जुगन। उसके लिए जो है ये बाउची या बाबची, ठीक है, ये बीज इजीली मिल जाते हैं। इसका जो है यहाँ आप ऑयल निकलवा लेंगे। देखिए इसका जो है ना वो मैंने ऑयल निकलवा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन जाहिर सी बात है कि अब मैं जो है वो 45 प्लस हूँ, तो रिंकल्स भी आ रही हैं और स्किन जो है वो ड्राई भी हो रही है। तो ये वाला जो ऑयल है, अभी डॉक्टर साहब ने जो है वो विटामिन ए या रेटिनॉल की बात की है, ये नेचुरल इसके अंदर विटामिन ए है और ये बिल्कुल स्किन के लिए सेफ़ है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी टैनिंग को जो है वो दूर करता है, ठीक है। तो आप इसका ऑयल निकलवा लें, नहीं तो आप इसका जो है ये पाउडर बना के रख लें। इसका जो है वो हम एक फेस पैक जो है वो बनाना बताएंगे। इसके लिए जो है वो जुगन जेलाटिन जो है वो सबसे बेहतरीन है। ये पड़ी जेलाटिन, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे इसके लिए जो है वो जेलाटिन आपको पता है कि प्योर जो है वो प्रोटीन है, ये नरिश करती है, हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है। इसमें आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल लें एलोवेरा जेल, और ये बाबची का पाउडर, ये इसका जो है वो मैंने पाउडर बनाया हुआ है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप इसका पाउडर डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त आपका एंटी एजिंग जुगन फेस पैक बनेगा। और इसमें जो है ग्रीन क्ले, ये मैग्नेटिक क्ले भी इसको बोलते हैं, ग्रीन क्ले भी बोलते हैं, हाफ़ टी स्पून, बेंटोनाइट भी इसको बोलते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। मुल्तानी मिट्टी ड्राई करती है, ये हाइड्रेट करती है, ये ऑयली है, चिकनाई है इसमें, ये मॉइस्चराइज करती है। हाँ जी। अब इसके अंदर जो है वो आप बेशक थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लेंगे, इसके अंदर आप पानी डाल के इसका जो है वो आप एक फेस पैक सा बना लें। बस ये जिनकी ड्राई स्किन भी है, गर्मियों के अंदर पिगमेंटेशन भी हो जाती है, टैनिंग भी हो जाती है, उनके लिए जुगन ये कमाल का जो है ना आपका जो है वो एक फेस पैक है। हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा। इसका जो तरीक़ाकार है, आप सारा दिन जो है वो काम वगैरह किया, फारिग हो गए हैं, फेस को वॉश किया है, वॉश करके इसको आप अपने पूरे फेस पे लगा लें। देखें, और इस फेस प्रॉपर ये एक वो जो है ना कि मतलब वो प्रॉपर एक ऐसी इसका बिल्कुल इतनी ग्रीसी होती है जुगन ये वाली मिट्टी कि ये जो है ना आपको मसाज कर करके जो है ना वो वॉश करनी पड़ती है। ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं कितना ज़्यादा फेस के ऊपर ऑयल लगा लिया है। हाँ जी, इतनी कमाल की चीज़ है। और यही, हाँ जी, इसको आप फेस पे लगा के अच्छी तरह से 10-15 मिनट बल्कि आधा घंटा लगा रहे, और फिर जब ड्राई हो जाए फेस को आपने गीला करना है, और फिर मसाज करके फेस को वॉश करके आपने ये वाला ऑयल चंद ड्रॉप्स जो है वो फेस के ऊपर लगा के मसाज करके आप सो जाएं। आपको कोई एंटी एजिंग सीरम की, कोई आपको बोटॉक्स की, कोई इस तरह की आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़बरदस्त जो है ये रेमेडी है। ऑसम। नेक्स्ट आप हमें क्या बताएं? बारी बारी चल रही है, बारी बारी चल रही है। मैंने कहा थोड़ा सा वो आपको भी अपना नेक्स्ट रेडी करने का मौका मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये एक पाउडर एंटी एजिंग और सैगिंग स्किन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हमने जो चीज़ें शामिल की हैं, पाउडर बना के लाया हुआ हूँ मैं। ये है किस चीज़ का? मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें हमने लिया है गोंद कतीरा, गोंद कतीरा का पाउडर। इसमें हमने सच्चे मोतियों का पाउडर। ओह, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये है कि इसका रिज़ल्ट इंतहाई शानदार मिलता है। ठीक है। इसमें हमने सच्चे मोतियों का पाउडर ले लिया, गोंद कतीरा ले लिया, थोड़ा सा हमने इसमें सफ़ेदा काशगर डाला, ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा सफ़ेदा काशगर, और उसके साथ हमने इसमें कोई सी भी जेल ऐड करनी है इसको पेस्ट बनाने के लिए। एलो जी, एलोवेरा पा देंगे। एलोवेरा डाल दीजिए। ऐसे इसमें अगर ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन जाता है तो वो अलसी के बीजों की जेल का जाता है। हाँ जी, वो बनाना भी बड़ा आसान काम है। उसको अलसी के बीजों को पका लीजिए पानी में, और वो आपकी जेल बन जाती है। ये सब चीज़ें करके आप इसको लगा के तकरीबन कोई आधे पौन घंटे के लिए लगा के लेट जाइए। और जब भी लेटें एंटी एजिंग या कोई भी पैक लगा के, तो कोशिश करें कि तकिया ना रखें सर के नीचे और पंखे के नीचे ना लेटें, क्योंकि वो आपको जल्दी ड्राई कर देता है। वो जो उसने नेचुरली अब्जॉर्ब करके ड्राई करना है ना, लोग कहते हैं पंखा चला दो तो ये सूख जाएगा। वो बाहर से सूख रहा है, वो आपके स्किन में नहीं अब्जॉर्ब हो रहा। स्किन में अब्जॉर्ब होगा तो आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए ये 2 एहतियातें करनी है कि तकिया नहीं रखना और आपने पंखे के नीचे नहीं लेटना। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगा के इसको छोड़ दीजिए, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपने खींच के लगाना है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सैगिंग स्किन हो जाती है 40 के बाद, अब तो 35 के बाद भी आप लोगों की स्किन लटक करेंगे, तो उससे आपकी सैगिंग स्किन, ये साइड्स जो हैं ये बिल्कुल आपके स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं और स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। आपकी लास्ट रेसिपी की तरफ आऊँगी, लेकिन अभी आपा
हाँ जी, आप लास्ट में क्या बताएंगे? हाँ जी, मैंने गर्मियों में ना जुगन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। जिन लोगों की स्किन जो है ना वो, जिनकी बॉडी में ब्लॉटिंग होती है, उनका चेहरा जो है वो स्वेल हुआ हुआ होता है, आंखें स्वेल कर जाती हैं, उनके हाथों पे स्वेलिंग आ जाती है। एक तो ये होता है कि पानी कम पी रहे होते हैं, कुछ नेचुरली कुछ लोगों की बॉडी का साइकिल सिस्टम ऐसा होता है कि बॉडी में जो है वो ब्लॉटिंग हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो जो बेंटोनाइट क्ले है, ग्रीन क्ले, मैग्नेटिक क्ले भी इसको बोलते हैं जुगन, इसका जो है वो हमारे मुल्क में तो नहीं इतना, अदरवाइज़ एशिया के अंदर जो है वो इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसको मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा जो है ना वो आप बना के इसको दिखाएं कि ये इसका जो है हमारे जो टॉक्सिन्स हैं ना बेसिकली पॉजिटिव आयॉन्स रखते हैं और ये इसके अंदर नेगेटिव आयॉन्स हैं। मैग्नेटिक क्ले है, इसको पानी के अंदर आप मिक्स करके, कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर फेस पे ब्लॉटिंग हो रही है, ब्लॉटिंग की वजह से टैनिंग हो रही है, आपकी बॉडी में जो है वो ब्लॉटिंग हो रही है, घुटनों में आपके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हो रही है, तो आप ये वाली क्ले पतली सी जो इसमें और डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा लेती है, वो देख रही तो आप इसका पतला सा लेप करके, इस तरह के लोग के जो स्वेल कर जाती है, उनकी स्किन ब्लॉटिंग आ जाती है, तो ये लगा के इसको इसके ऊपर जो है ना वो एक क्रैप कर दें, कपड़े को जो है पतला सा कपड़ा जो है वो लपेट दें, ड्राई हो, फिर स्प्रे कर लें। कम से कम जो है वो 2 या 3 घंटे अगर आपके जॉइंट्स वगैरह में ब्लॉटिंग है वहाँ लगा रहे हैं, और बाय द वे फेस पे लगा रहे हैं, तो पाँव में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, क्रैक बहुत करती है, हाँ उनके लिए भी उनके ये लिए पाँव भी के लिए कमाल है। स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और साथ साथ थोड़ा सा आपका हीलिंग हो जाएगी। तो फेस के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं, आधे घंटे के लिए आप इसको लगाएं और फेस को आपने बिल्कुल सीधा आपने लेटना है, तकिया वगैरह नहीं रखना, तो ही जो है वो इसके ज़्यादा अच्छे, कोई भी मास्क वगैरह लगाएं इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ये देखें कितना ग्रीस है इसके अंदर, आप चेक करवाएं कि कितना ऑयल है, कितनी इसके अंदर शाइन है। तो सिर्फ ये बेंटोनाइट मैग्नेटिक क्ले जो है ये इस तरह की स्किन के लिए कमाल है। उसके बाद जिनके बहुत ओपन पोर्स होते हैं, बहुत ऑयली स्किन होती है, तो ये उनके लिए भी कमाल की है। अंदर से ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को जो है वो निकाल उसके साथ ना यकजान होकर इसको बाहर खींच लेता है। हाँ जी, तो ये सारे एक्सेस ऑयल को निकाल के आपके फेस के ऊपर एक ऑयल की वजह से एक टैनिंग आ रही है, तो ये उसको भी रिमूव करे। Awesome, कमाल की चीज़ है। थैंक यू सो मच आपी। एंड फाइनली लास्ट क्या चीज़ आप बताएंगे? आपको एक बालों के लिए नुस्खा बता देते हैं, फेस के तो हो गए काफ़ी नुस्खे। ये किसके आपने बाल पुट के रखे हैं यहाँ पे? बाल पुट के नहीं रखे, लग रहा है बाल पुट के किसी के रख दिए यहाँ पे, है बालों वाली चीज़ा की। ये बाल छड़ है जिसको वो तो वलेरियन, सही कहा ना मैंने। हाँ। बाल छड़ जिसको वलेरियन भी कहते हैं। दरख्त या किसी पौधे के बाल पुटे हैं, हाँ जी, मानने के पुटे हैं। अच्छा, फिर इसको कैसे यूज ठीक करना है। ये वलेरियन या बाल छड़ हो गया, ये है छड़ीला, ठीक है। इसको बुड्ढा बुड्ढी भी कहते हैं, इसको पत्थर फूल भी कहते हैं, छड़ीला हो गया ये, ठीक है। ठीक है। इसके साथ ये आ गया हमारा नागरमुथा, ये सख्त सा है। हाँ, और साथ हमारे आ गए आमले। ये 4 चीज़ें ले लें और इसको किसी भी ऑयल की बेस में, सरसों का तेल ले लें, तिलों का तेल ले लें, कोई भी तेल ले लें। इसको रात को आपने पानी में भिगो के रखना है, सुबह उस तेल में आपने इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि सब चीज़ें, पानी उसमें खुश्क हो जाए तेल में, ठीक है। जिस वो तेल खुश्क होने लगे तो फिर आपने उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल देने, ठीक है। तो जो आप आजकल सुन रही हैं अनियन ऑयल, तो ये तो वो सारा कुछ आपका इसमें एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। और ये वाला ऑयल आप अगर जो भी लगाना शुरू करें तो यकीनी तौर पे बालों के 99% मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। और बाय द वे इसमें बाल गिरना और बालों की ग्रोथ तो अपनी जगह, लेकिन इससे आपको 2-4 और बेनिफिट्स भी होंगे। थोड़ा सा आपके बालों का कलर भी बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं उनका ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये एक बड़ा मिराकुलस सा एक ऑप्शन है। और बाल जो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाल जड़ से नहीं निकलते, वो टूट जाते हैं, दरमियान से ब्रेक होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा कंडीशनिंग ऑयल बन जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑयल है, इसको इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है बालों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्रिलियंट मशवराज एंड टिप्स। बिकॉज ये सारी चीज़ें करने का हमें तभी फ़ायदा होता है जब आप इसका एडवांटेज उठाते हैं इन चीज़ों को करके। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नैयर आपा ने भी जो हमारे साथ डिफरेंट रेसिपीज़ और प्रॉपर तरीके आपके साथ प्रोसीजर शेयर किए हैं, ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर फैसल के भी, और ज़रूर बताइएगा कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स कौन से वाली हमारी इस टिप से मिला। टोटका इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि टोटका जो है ना वो लगता है कि जैसे आप कोई जुगाड़ करें। ये कोई जुगाड़ नहीं है, एक्चुअली पहले ज़मानों में खूबसूरती का राज यही होता था। अब हमने बोतलों में चीज़ें डाल दी हैं,
कहाँ इतनी इतनी चीज़ बन जाती थी पहले ज़मानों में और पूरा ख़ानदान यूज़ कर लेता था। अब इतनी सी शीशी इतनी चीज़ के अमाउंट में आती है और आपका काम भी नहीं होता। सो नेचुरल की तरफ वापस जाएं और याद रखें, जिस बात से शुरू किया था उसी पे प्रोग्राम कंक्लूड करूँगी कि प्लीज़ और कुछ नहीं अफोर्ड करते जहाँ तक मुंह की स्मेल का ताल्लुक़ है तो सौंफ और हरी इलायची शीशी में डाल दें थोड़ी सी भून के, उसको इस्तेमाल कर लें अगर मुंह की स्मेल का प्रॉब्लम है। डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते तो फिटकरी का इस्तेमाल भी बताया है। ऑप्शंस बहुत से हैं, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है और याद रखिएगा कि सफाई निस्फ़ी ईमान है, साफ़ सुथरे रहना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सफाई दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।